अभी नहीं देखे। चलो शीशी सबसे तेज था। किसका? हाँ 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 हाँ। तब तो चलो ठीक है, साथ में चले जाओगे। नहीं, कितना टाइम लगेगा यहाँ जाने में? हाँ, ट्रेन ट्रेन तो होगी ना यहाँ से डायरेक्ट। ट्रेन है ना? अब चलो कोई नहीं। ऐसा करते हैं हम लोग, आज इकोनॉमिक सर्वे देख। किसी का ना, हाँ हाँ, अभी हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी। नहीं नहीं भाई, वो बहुत मुश्किल हो जाता है स्टेशन पे रुक के और फिर एग्जाम नहीं जाओगे ना। तो फिर तुम जाग कर अगले दिन क्या ही एग्जाम दोगे? हाँ? कहाँ तक? नहीं देखो, एग्जाम के टाइम में थोड़ा नींद ऊंद लेके जाओगे तो ठीक रहता है। वो भी ठंडा का दिन ही है। ना ना भैया, पहले निकल जाओ। ठीक है, ये सब करना ही नहीं है। और नहीं तो कोई वैसा हो कि हाँ कोई पार्टनर है कि बाइक से जा सकते हैं, तो वो तुम सोच सकते हो, प्लान करके आराम से सो के सुबह 3 बजे 4 बजे निकल, लेकिन वो भी ठंडा है तुम्हारा थोड़ा सा। वही वही ठंडा है, ठंडे का दिन है और थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। चलो तो आज थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे वाला डेटा कुछ देख लेते हैं, एंड देन थोड़ा सा कल जो है कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स वगैरह, मेडल्स वगैरह क्या हुआ उसको करके और रैप अप करते हैं इसको, ठीक है, ताकि आप लोग 2-3 दिन जो है एक बार जस्ट सारे सिलेबस के थ्रू जस्ट गो थ्रू हो जाना। नेशनल इवेंट जैसे में क्या? देखो, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट में कुछ कुछ मेजर वाले ही करा पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं कराने जाऊंगा तो इट विल लाइक बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, और उतना टाइम है नहीं हम लोग के पास। तो आप देखो, कल मैं जितना करा पाता हूँ करा लूंगा, उसके बाद जो है आप 3 दिन खुद के लिए समय दो। 3 दिन जो है बस आप देखते रहो, पलटते रहो पलटते रहो पलटते रहो, दिन भर आपको 3 दिन 4 दिन वही करने का है, तो अब फिर जाके एग्जाम में बैठो। ठीक है, हो सकता है एक दो भी हिट कर जाए, क्योंकि यहाँ पे नेशनल इवेंट्स इंटरनेशनल इवेंट्स, हाँ ठीक, करंट अफेयर्स वगैरह का ऐसा है कि इसका कोई गारंटी नहीं है कि किस सेक्शन से आएगा, कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो मेजर सेक्शन से कर लो, उसके बाद। हम्म। अच्छा, डेट तो एक ही है ना? हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है। चलो। हम्म। कहाँ पे है आपका सेंटर? आपका पटना ही है, तब तो बड़ा ठीक हो गया तुम यार। क्यों तो गजब लक लक निकला तुम्हारा। हाँ, गया से भरे थे। हाँ। नहीं, जिसका गया बाल भी दिया हो ना उसको टेंशन नहीं, वो सुबह जा सकता है। बट दिक्कत है जिसका थोड़ा दूर भेज दे। और रूट नहीं, जो रूट पे है ना उनका दिक्कत नहीं है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपके रूट पे हैं और पास में ही हो, उसी सेंटर में हो तो फिर दिया। हाँ, वही 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 ट्रांसपोर्टेशन जो है। चलो कुछ मेजर हाइलाइट्स आप इकोनॉमिक सर्वे के पहले दे देता हूँ, जो मेजर वाले डेटा है, एंड उसके बाद में विल टॉक अबाउट कि इसका चैप्टर वाइज कुछ कुछ डेटा इन्होंने दे रखा है। सो पहला जो ये दिया कि रियल जीडीपी, और ये प्रोजेक्टेड है यानी कि फॉर फिजिकल ईयर 25, यानी 2024-25 के लिए, दैट इज 6.5 to 7%। तो एक डेटा, अब ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे आपकी दे रही है, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेटा दिया है। तो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा क्योंकि गवर्नमेंट बेस्ड है, तो आप इसको लेके चलोगे, अगर ऑप्शन में कहीं रहता है, अनलेस की मेंशन नहीं है कि कोई आईएमएफ का डेटा आपसे पूछ लिया, वर्ल्ड बैंक का पूछ लिया, या आरबीआई का पूछ लिया, तो फिर आप इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के बेसिस पे आप जा सकते हो। अगर बात करोगे फिजिकल ईयर 24 की, तो फिजिकल ईयर 24 यानी 23-24 की अगर बात करोगे, तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट था, एंड दैट टू द रियल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है दैट इज 8.2%। तो आप 8.2%, तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या हमारे प्रोजेक्शन क्या कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी कि घटेगी, ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ आपका अभी भी हो रहा है, बट जीडीपी के ग्रोथ का रेट जो है वो इस ईयर के लिए कम जा रहा है। 8.2% प्रीवियस ईयर में था, ये घट के 6.5 एंड 7 पे, बट स्टिल द जीडीपी आपकी ग्रोइंग कर रही है। और मेजर इकोनॉमिक से अगर चर्चा करोगे तो ये अभी भी आपका वन ऑफ द हाईएस्ट है वर्ल्ड में। ठीक है, आपका जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट है, इसमें भी ये भी बोला कि 8% से ज्यादा ग्रो किया था आपके 3 में से 4 क्वार्टर्स में। तो आपके 4 क्वार्टर्स होते हैं फिजिकल ईयर में, तिमाही, ठीक है, तो उसमें से 3 में आपका 8 से प्लस रहा, लास्ट वाले में 7.8 के आसपास था कुछ, बट कुल मिला के वो 8.2 का ओवरऑल आपका ग्रोथ रेट रहता है जीडीपी का 2023-24 में। 2024-25 में प्रोजेक्टेड जो है ये आपका 6.5 to 7 के आसपास में है। अगर शेयर की बात करो तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी के रूप में आ रहा है, वहां पे इंडस्ट्री कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर अभी भी आपका 17.7%, आपका इंडस्ट्री की बात करोगे तो 27.6%, और सर्विसेज जो है ये आपका
7%। तो जो ट्रेंड था वही ट्रेंड है आपका। एग्रीकल्चर ऑलरेडी 17-18% के बीच में रहता है, ये अभी भी ट्रेंड आपका वहीं पे है। ये 55% हुआ करता था, 55-56%, ये अभी भी 54-55% के पास अटका हुआ है। इंडस्ट्री आपकी थोड़ी सी इंप्रूव हुई, तो वही जो सर्विसेज 55 क्रॉस होता था, 55-56 के बीच होता था, और ये कहीं कहीं 25-26 के बीच हुआ करता। तो इंडस्ट्री थोड़ी सी ग्रो हो रही है एंड सर्विसेज थोड़ा सा आपका शेयर उसका नीचे आ रहा है। तो एक कॉम्पेरेटिव आइडिया कि आपका हाफ से ज्यादा का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज आपका सर्विस सेक्टर का है, ठीक है। और अगर एग्रीकल्चर की बात करोगे तो ओवरऑल एग्रीकल्चर का लेस देन 20%, ये याद ही रखना, हमेशा आपका लेस देन 20% रहता है, ठीक है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, जिसपे कि काफी बात चल रही है कि आपका पीएलआई स्कीम चला, जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो चला, मेक इन इंडिया चला, ये सब चला। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ जो है अगेन ये 10% के आसपास पहुंच रहा है, दैट इज अ गुड साइन, ठीक है। 10% का अगर ग्रोथ आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है और अगर 10 सालों तक हो जाए इस तरीके से ग्रोथ, तो फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो टेक ऑफ कर जाएगा। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, क्योंकि कोविड के टाइम में ये एक्टिविटी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, एक तरीके से कोविड के टाइम में डिमांड भी खत्म हो रही थी, साथ ही साथ सप्लाई होना भी मुश्किल था। बट गवर्नमेंट ने जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है इस साल में, तो पिछले 3 सालों से गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो काफी बढ़ रहा है, और उसका इंपैक्ट आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है दिस इज ऑल्सो ग्रोइंग। तो इवन जो आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, सेकेंडरी सेक्टर का एक मेजर ड्राइवर जो है वो है आपका दिस कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर आपका ऐसे ही थोड़ा लैग करता है सर्विसेज से, बट विद इन द सेकेंडरी सेक्टर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है ये पुश कर रही है आपको कहीं ना कहीं आपकी जीडीपी को, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्शन का आइडिया कि कितना से ग्रो हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपकी कितनी सी ग्रो हो रही है। इसके बाद अगर और मेजर हाइलाइट्स की बात करोगे, सो रिटेल इन्फ्लेशन, तो ये आपका डेटा बेस्ड ऑन सीपीआई, ठीक है। अब सीपीआई याद है ना, भूल गए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आरबीआई जो कैलकुलेट करती है इन्फ्लेशन, किस पे कैलकुलेट करती है, दैट इज बेस्ड ऑन सीपीआई, ठीक है। तो वो सीपीआई के बेसिस पे होता है रादर देन डब्ल्यूपीआई के बेसिस पे। अब सीपीआई कौन कैलकुलेट करता है, कितने इंडाइसेस होते हैं इसमें, किसको कितना वेटेज है, ये थोड़ा सा जब इकोनॉमी रिवाइज कर रहे होगे तो जस्ट गो थ्रू वंस, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका चार्ट की मैन्युफैक्चरिंग का इसमें कितना है, आपका जो है फूड एंड बेवरेजेस का कितना है, ठीक है, आपका जो मिसलेनियस है तो वो कैसे है, क्लोथिंग एंड फुटवियर का कितना है, तो वो थोड़ा सा एक बार देख लोगे। तो रिटेल इन्फ्लेशन अभी भी आपका 5.4%, मतलब पिछले साल से इनका कहना यह है कि 2022-23 से जो इन्फ्लेशन था उससे इन्फ्लेशन थोड़ा सा डाउन हुआ है इन 2023-24। हालांकि इसमें भी जो फूड इन्फ्लेशन है वो फूड इन्फ्लेशन अभी भी आपका काफी हाई पे चल रहा है, और यही फूड इन्फ्लेशन कारण बन रहा है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी में आपकी काफी दिख रही है। हाँ जी, हाँ, इन्फ्लेशन आपका फूड इन्फ्लेशन ही मेजर कॉज है। इसमें भी थोड़ा सा आपका जो कोर इन्फ्लेशन है ये तो स्टेबल है, बट जो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन है ना ये मेजर कॉज बना हुआ है, हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्योंकि फ्यूल और आपका फूड दोनों इंक्लूड हो जाते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन में, तो आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और फ्यूल अभी भी आपकी अनसर्टेनिटी बनी हुई है मिडिल ईस्ट वाले रीजन में भी, रशिया वाले रीजन में भी, तो आपके फ्यूल के प्राइसेस हाई हो जाते हैं रह के, और फूड जो है वो ऑब्वियसली इस साल तो फिर महंगा होने वाला है, जैसे ही ठंड आएगी लेकिन फिर से फूड इन्फ्लेशन आपका स्पाइक कर जाएगा। इसके बाद जो आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, तो जब आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो तो आप निकालते हो कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है। आप उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालते हो, आप जो है इन्वेस्टमेंट निकालते हो, प्लस आप एक्सपोर्ट करते हो, माइनस आप इंपोर्ट करते हो, ठीक है, इंपोर्ट करते हो। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द जीडीपी। इसका एक जो पोर्शन है इन्वेस्टमेंट का कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की कितना आपने इकट्ठा किया पैसा एक तरीके से, वो अगर आप देखोगे तो फ्रॉम द प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो इसमें भी जो आपका ये वाला सेक्टर है इसमें प्राइवेट का कितना है, गवर्नमेंट का कितना है, और साथ ही साथ जो आपका कॉर्पोरेट्स हैं इन कॉर्पोरेट्स का कितना है। तो गवर्नमेंट का आप देखोगे तो आसपास 2% से 3% के आसपास रहता है जो गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा कर पाती है एक साल में, मतलब अपने फ्यूचर के लिए। प्राइवेट का देखोगे तो ये आपका 16-17% के आसपास हुआ करता था, ये नंबर जो है ये बढ़ता हुआ आपको 19-20 के आसपास जा रहा है। जो प्राइवेट का बोल रहा हूं, कॉर्पोरेट का जो मेजर चंक है आपका वो चंक आता है आपका प्राइवेट सेक्टर से, यानी जो हाउस होल्ड सेविंग्स है, ये हाउस होल्ड सेविंग्स इंडिया में डिक्लाइन कर रही है, और जो आपका कॉर्पोरेट सेविंग्स है वो कॉर्पोरेट सेविंग्स कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द ट्रेंड दैट इज गोइंग थ्रू। तो इंडियन अब नहीं, वो देखो कहने का मतलब कि आप जितना साल में कमा रहे हो उसका कितना पैसा आप बचा पाते हो, तो वही आपका क्या करेगा, वही एक तरीके से आपकी सेविंग्स है, वही फिर से इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा चाहे वो कोई करे। अब क्या हो रहा है कि पहले जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर था ये बहुत मेजर प्लेयर था,
आज भी मेजर प्लेयर हाउस होल्ड सेक्टर ही है, बट कहने का मतलब विद द टाइम हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग्स डिक्लाइन कर रही हैं और कॉर्पोरेट की सेविंग्स जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, ये चीज आप इसको ध्यान रखो। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये डेटा, बट ऑब्वियसली रियल एस्टेट सेक्टर जो है आपका ये फिर से ग्रोथ होना शुरू हुआ है, लाइक 33% से ग्रोथ किया है इसने। तो ऑब्वियसली इसके पीछे जो कारण है वो है बेसलाइन इफेक्ट। कोविड के टाइम में बहुत ही नीचे आ गया था, धीरे धीरे पुश करता हुआ, तो इसलिए आपको ये 33% जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। डिमांड दिख रही है ना आपकी इकोनॉमी में, सोच के आपकी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, अब बहुत भी ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो इन्फ्लेशन की तरफ लेके चला जाएगा, बट क्योंकि बेसलाइन इफेक्ट जो है इसका काफी नीचे गया था कोविड के टाइम में, तो 33% 30% आप अच्छा लेके मतलब। चाइना में बहुत कम था, चाइना में ऑलरेडी स्टैग्नेट हो गया है वहां। वही नहीं, वहां दिक्कत क्या हुआ था ना, वहां दिक्कत क्या हुआ था ना, वहां पे इशू ये हुआ था कि जरूरत से ज्यादा बन गया था, तो डिमांड से ज्यादा सप्लाई था, तो डिमांड से जब ज्यादा सप्लाई होगा तो आपका कॉस्ट जो है ना वो नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब जो आपने लगाया है, जो आप खरीद, जो लोग खरीदे वो पेमेंट करने को तैयार ही नहीं, उतना भाई सस्ता मिल रहा है। अब नहीं करेंगे तो जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ने लोन ले रखा है बैंक से, वो कहां से पेमेंट करेंगे? नहीं करेंगे तो फिर बैंक कहेगा भाई मेरे पास मेरा एनपीए बढ़ रहा है, अब उसका एनपीए बढ़ेगा, वो फर्दर लोन नहीं देगा, और जो आपने बना रखा है वो बिक नहीं रहा है, तो आपकी इकोनॉमी क्या करनी शुरू हो जाती है? आपकी इकोनॉमी गिरनी शुरू होती है। इसलिए कहते हैं कि इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत हो तो अच्छा है, बिल्कुल इन्फ्लेशन ना हो तो गड़बड़। इन्फ्लेशन अच्छा है मतलब दिखा रहा है कि आपकी इकोनॉमी जो है धीरे धीरे ग्रो करेगी, और कभी भी आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो बिना इन्फ्लेशन हुए ग्रो नहीं करेगी, एक जो जनरल ट्रेंड है इसका। ठीक है, दूसरा जो है दैट इज आपका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए, ये भी आपका धीरे धीरे डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए, ये दो टर्म क्लियर रखें। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए, ऑब्वियसली यहाँ पे आईबीसी का रोल है, आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह करी है, लोन की राइट ऑफ्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं, बट फिर भी ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कौन बताएगा डिफरेंस ग्रॉस एनपीए का और नेट एनपीए का? सो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए मतलब देखो, जब बैंक पे डिफॉल्ट होता है, उसका लोन नहीं मिलता है, बैंक का कोई लोन किसी ने लिया वो नहीं चुकाता है, तो बैंक को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज अ प्रोविजनिंग रखना पड़ता है कि वो जो लॉस गया है तो बैंक का कुछ पैसा लॉक हो जाएगा, जो पैसा दे कैंट यूज टू लेंड मनी। ठीक है, तो जब हम ग्रॉस एनपीए बोलते हैं तो ग्रॉस एनपीए में वो अमाउंट जो आपने लोन दिया हुआ था, ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग टेक्निकल टर्म, बट लोन जो दिया हुआ था, और साथ में जो आपने प्रोविजनिंग रखी थी उस लोन के लिए, जो पैसा आपने सेव किया हुआ था, वो पैसा भी आपका जाता है, तो फिर आप उसको बोलते हो ग्रॉस एनपीए। लेकिन नेट एनपीए क्या होता है? नेट एनपीए सिंपली कि जो आपने लोन दिया हुआ है, जो आपका टोटल लॉस है, जो आपका टोटल लॉस है, केवल उसी को क्या कहा जाता है? नेट एनपीए। ठीक है, तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए, तो ग्रॉस एनपीए याद रखना, जो लोन आपने दिया, जब लोन देते हो तो उसके इक्वल कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज आपको रखना पड़ता है सेफ में, जो आप किसी को दे नहीं सकते। वो इसलिए रखा जाता है कि भाई लॉस हो जाएगा तो आप कैसे दोगे, किसी और का पैसा है ना वो, तो वो दोनों को जब ऐड कर देते हो दैट बिकम्स योर ग्रॉस एनपीए। ठीक है, और नेट एनपीए में जो आपका प्रोविजनिंग वाला रेशियो है, जो प्रोविजनिंग अमाउंट है, जब आप उसको माइनस कर देते हो दैट बिकम्स योर नेट एनपीए। नेट एनपीए बताता है कि आपका कितना एक्चुअल में लॉस है, ठीक है, कितना पैसा आपका लॉक है वो नहीं। ठीक है, तो ये भी आपका ऑब्वियसली ग्रॉस एनपीए इंप्रूव होगा तो नेट एनपीए भी आपका इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है जनरली। इसके बाद इफ यू टॉक फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट अगेन आपका जो टारगेट है, तो कोविड के टाइम में काफी ज्यादा बढ़ गया था, अगेन 6.4% से घट के ये 5.6% तक आने का ये आपका इकोनॉमिक सर्वे कहती है। यही डेटा कुछ ना कुछ गवर्नमेंट भी आपकी दे रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली 9.5 लाख करोड़ हुआ था पिछले साल में, बट इस साल में कितना बजट एस्टिमेट आया था? करीब करीब 11 लाख करोड़। ठीक है, 11.1 लाख करोड़ जो है ये आपका और बढ़ता हुआ दिख रहा था। तो ऑलरेडी आप देखो कि 9.5 लाख करोड़ हुआ था, तो वही आपका ऑलमोस्ट 28.2% का ग्रोथ था। अब यहां से परसेंट वाइज ग्रोथ निकाल लो कितना हो रहा है। ठीक है, करीब करीब 10-12% का ग्रोथ अभी भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर पे दिख रहा है। तो ओवरऑल आपका ट्रेंड जो है, उस दिन बजट में भी हमने चर्चा करी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपका ट्रेंड जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर स्पेंडिंग बाय स्टेट्स गवर्नमेंट की बात करोगे तो स्टेट्स इनका भी जो है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ओवरऑल जो है ये आपका डिक्लाइन कर रहा है। तो स्टेट्स का भी बीच में कोविड के टाइम में उनका भी बढ़ा था, ऑब्वियसली आपका सेंटर का बढ़ा था, उनका भी बढ़ा था, बट स्लोली एंड स्लोली आपका उनका भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। कुछ स्टेट्स को छोड़ के कुछ स्टेट्स की अभी भी समस्या बनी हुई है, बट ओवरऑल लाइक ठीक है।
एक्सपोर्ट्स की बात करोगे, स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है, दिस हैज अगेन टच अ न्यू हाइट। करीब करीब $350 बिलियन का जो है आपने केवल और केवल सर्विसेज का एक्सपोर्ट करा। अब सर्विसेज में क्या आ जाएंगे, आपके आईटी कंप्यूटर्स आ जाएंगे, आपके जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो भी आ जाएगा, आप जो है मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह देते हैं वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, दैट ऑल विल गो इनटू सर्विसेज, ठीक है। तो वो आपका करीब करीब $350 बिलियन का। फॉरेस्ट रिजर्व की बात करोगे तो अगेन फॉरेस्ट रिजर्व करीब करीब $650 बिलियन का है आपका, यानी कि करीब करीब 11 साल महीने के इंपोर्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तो फॉरेस्ट रिजर्व, अच्छा फॉरेस्ट रिजर्व में क्या क्या होता है, इंक्लूड होता है? हाँ जी, फॉरेस्ट रिजर्व में जब बोलता है आरबीआई कि मेरे पास फॉरेस्ट रिजर्व है इतना, तो फॉरेस्ट रिजर्व का मतलब क्या? तो फॉरेस्ट रिजर्व में एक तो आपका करेंसी रहती है दूसरे कंट्रीज की, राइट, दूसरा होता है आपका गोल्ड हो गया, इसके बाद रिजर्व ट्रांक के पोजीशन जो आपका आईएमएफ का है, ठीक है, और उसके बाद एसडीआर दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये चारों मिला के आपका क्या बनता है, टोटल का टोटल आपका जो फॉरेस्ट रिजर्व है ये चारों को इंक्लूड करके बनता है। सो जस्ट वांट टू गो थ्रू कि आरटीपी एंड एसडीआर में क्या है। एसडीआर इज कि जो आपने आईएमएफ में कंट्रीब्यूशन किया हुआ है तो एक लिमिटेड अमाउंट आपको मिलता है जो कि आप निकाल सकते हो, उसी से मिलता जुलता है आरटीपी अगेन। सो फॉरेस्ट रिजर्व अगेन दिस इज सफिशिएंट फॉर नेक्स्ट 11 मंथ्स का इंपोर्ट के लिए। सबसे बड़ा जो डेटा, एक वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा जो आया यहां से, करीब करीब 36.9 लाख करोड़ इतना पैसा आपको ट्रांसफर किया गया थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, जो आपकी जैम की ट्रिनिटी है। करीब 10 साल का डेटा है, बट करीब करीब इतना पैसा जो है आपने इसको भेजा। साथ ही साथ अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करोगे, LFPR, ये भी आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है फ्रॉम 18%, सॉरी 23% से 37% पे। बट ध्यान रखना यहाँ पे जो मेजर ग्रोथ है, जो विमेन या फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में जो मेजर ग्रोथ है वो ग्रोथ है आपका रूरल वीमेन का, ठीक है। अर्बन अभी भी बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है, बट रूरल वीमेन का आपका पार्टिसिपेशन, खास करके कोविड के टाइम और या उसके बाद भी जब इकोनॉमी थोड़ी डाउन थी तो मनरेगा वगैरह में डिमांड काफी बढ़ा था, तो ऑब्वियसली वो डिमांड बढ़ेगा तो आपका अर्बन एरिया में कम है, ठीक है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में याद रखेंगे विमेन वाले में जो आपका फीमेल का है वो रूरल एरिया में ज्यादा है, अर्बन एरिया में कम है, ठीक है। तो अर्बन एरिया में पैसा है थोड़ा सा तो काम चल जाएगा, बात समझ में आई। तो ये जो है दीज आर नॉट अ गुड साइंस। हालांकि पार्टिसिपेशन दोनों जगह बढ़ता है तो फिर हम उसको मानते हैं कि वो इकोनॉमी के बेसिस पे बढ़ रहा है, ठीक है। एक ओवरऑल स्नैपशॉट, अगर सब कुछ ना भी देखना हो तो जस्ट गो थ्रू दिस, एक बार डेटा आपके पास में मिल जाएगा। तो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये एक्चुअल में, कि जीडीपी ग्रोथ रेट की क्या एस्टिमेट्स हैं आपकी, तो यही 8.2 से ग्रोथ किया था, अभी ये आपका ग्रो करने का जो आइडिया है 6.5 to 7 के बीच में है। फिस्कल डेफिसिट ऑब्वियसली आपका नीचे जा रहा है, तो दिस इज अगेन अ गुड साइन। फॉरेस्ट एक्सचेंज रिजर्व्स ऑलमोस्ट 650 बिलियन के आसपास आपका फॉरेस्ट रिजर्व जो ये अगेन बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। नहीं, ये तो घट रहा है, जैसे जैसे डॉलर स्ट्रेंथन होगा तो आपका जो है उसको बैलेंस करने के लिए निकाल रहा है, बिल्कुल। अब जैसे हुआ ना कि देखो दो तीन चीजें होती हैं कि अगर मान लो यूएस का फेडरल रिजर्व जो है अपना करेंसी का रेट बढ़ाएगा, वो अगर अपना फेड टैपरिंग एक टर्म यूज होता है, फेड टैपरिंग, ये फेड टैपरिंग में ऐसा होता है कि यूएस की जो सेंट्रल बैंक है वो अपना रेट जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। जब वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो लोगों को लगता है कि भाई हम इंडिया में पैसा क्यों रखें, ठीक है, क्यों ना हम यूएस चले जाएं, वहां पे हमको 2-3% भी मिलेगा तो कम से कम सिक्योर रहेगा मेरा पैसा। तो व्हाट दे विल डू कि जो जिन लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है दे विल स्टार्ट पुलिंग आउट, और वो मनी ले जाके वो वहां पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो ऑब्वियसली आपका जो है ये कहानी शुरू हो जाएगी, आप उसको दोगे ना पैसा तो आप उसका फॉरेन रिजर्व में से ही निकाल के दोगे, ठीक है। आपका बॉन्ड यील्ड पे, बॉन्ड्स पे असर पड़ता है, गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका फॉरेन रिजर्व गिरना शुरू हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो मैटर करेगा कि कितना हो रहा है, ये डिपेंड करेगा अगेन कि आपकी इंटरनेशनल कंडीशन कैसी बनेगी। हाँ, उसका इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया था बीच में तो उसको उसने बढ़ाया हुआ था, वही तो तो कारण वही है ना, इन्फ्लेशन जब उसका बढ़ रहा था, लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहा था तो उसने बोला कि इन्फ्लेशन कैसे कम करें, तो टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी लगाइए, रेट बढ़ाइए आप, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फूड ग्रेन प्रोडक्शन ओवरऑल है ये मिलियन टन्स में करीब करीब 320 मिलियन टन्स का, ठीक है। इसमें से 110 के आसपास में आपका चावल है, 110 के आसपास में आपका गेहूं है,
ठीक है, मतलब अप्रोक्स में, और बाकी कुल मिला के आपका इसमें चले आते हैं। ठीक है, तो करीब करीब 320 मिलियन टन का याद रखेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑब्वियसली हमने बात की 9.5% से। ये एक अचानक से डिप जो है ये लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया कि अचानक से डिप कैसे हुआ। लोग बोल रहे थे कि भाई ये जो है ये आपका वॉर का असर है। ठीक है, अचानक से आपका मिलना, बहुत सारी चीजें जो डिस्टर्बेंस शुरू हुई थी बीच में, उसके वजह से ये डिप आपको देखने को मिल रहा है। सर्विसेज आपका ठीक ठाक ही ग्रो कर रही है 7.6%, नॉट अ बैड। कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रो करता हुआ 3.2% पे, दिस इज हाईएस्ट है अभी तक का। अगर बात करोगे फॉरेन ट्रेड में तो ऑब्वियसली आपका एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है, बट एक्सपोर्ट से ज्यादा तेजी से आपका इंपोर्ट बढ़ रहा है, और एक्सपोर्ट से ज्यादा तेजी से अगर आपका इंपोर्ट बढ़ेगा तो फिर ये आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे ले जाके असर करना शुरू करेगा। नहीं, इंपोर्ट अभी भी ज्यादा है। नहीं, देखो स्टेटमेंट के डिफरेंस को समझो, स्टेटमेंट के डिफरेंस को समझो। आपका एक्सपोर्ट बढ़ा, आपका इंपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट से ज्यादा तेजी से इंपोर्ट बढ़ा, लेकिन अब जो है धीरे धीरे आपका इंपोर्ट की जो बढ़ने की तेजी थी वो थोड़ी सी डिक्लाइन। ठीक है, अभी भी आपका इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट से ज्यादा ही तेज है, बट वो तेजी में थोड़ी सी कमी आई। ठीक है, तो ये जब आपका बढ़ेगा तो ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर लेके आएगा। ठीक है, प्राइमरी अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपका शुरू करा देगा फिर। तो ये एक समस्या अभी भी भारत के लिए बनी हुई। उससे ज्यादा है, करीब करीब 300-350 बिलियन का है डेफिसिट। हाँ नहीं, हाँ पूरे साल भर का। हमारा तो 100 बिलियन से आसपास तो हमारा चाइना से डेफिसिट है केवल, ट्रेड डेफिसिट जो है। ठीक है, चाइना से करीब 80 बिलियन तो 2018-19 में हुआ करता था। अच्छा, इसके बाद जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर बात करोगे तो ये थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़ा था, बट 0.7% ये रहा। पहले जो था वो 2% था, तो जब अभी इकोनॉमी पूरी खुली तो थोड़ा सा वो इंप्रूव होकर आया। बट ध्यान दो, ये अभी भी आपका एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, तो ये नंबर काफी बड़ा है। अगर 1% के आसपास भी है तो दिस नंबर इज टू बिग। अगर अच्छा, दिस इज टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, जो पहला चैप्टर था तो वो स्नैपशॉट था आपका, एक बेसिक आइडिया टैक्सेशन वगैरह का। उस दिन भी बात करी थी कि आपका जो मेजर चंक है दैट इज कमिंग फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो 55% आपका डायरेक्ट टैक्स है, 45% आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या था? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और कुछ वेल्थ टैक्स वगैरह अगर लग गया तो ठीक है, तो वेल्थ टैक्स तो हमारे उतना है नहीं। तो मेजर जो आपका चंक है दैट इज द आपका इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी, कस्टम, एक्साइज, ठीक है, ये सारे के सारे आपके चले आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में। अच्छा, फ्री फूड ग्रेन्स, ये नंबर जो है ये बढ़ के 81.4 करोड़ पीपुल। तो जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है, उसका इंप्लीमेंटेशन करीब करीब 80 करोड़ लोगों तक जो है आपका ये अभी भी पहुंच रहा है। हाँ जी, अभी 5 साल तक, मतलब 2029 तक, 25 तक या 29 तक, कब तक? हाँ, कब अनाउंस किया गया था? बजट सरकार बनने से 1 साल पहले अनाउंस किया गया, तो सरकार अगली सरकार से 1 साल पहले तक चलेगा। अच्छा, इसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली कैपिटल स्पेंडिंग पे वो बढ़ रही है, वो हम अभी भी देख चुके हैं, 11 लाख करोड़ जो है आपका एक्सपेंडिचर। अगर बात करोगे चैप्टर 2 मॉनेटरी मैनेजमेंट, सो दे टॉक अबाउट कि जो आपका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का जो क्रेडिट डिस्पर्सल है दिस इज अगेन गोइंग वन ऑफ द हाईएस्ट, 164 लाख करोड़ पे जा रहा है। कारण ये है कि आप एमएसएमई सेक्टर को, आप कॉर्पोरेट सेक्टर को, अभी जो इंस्टेबिलिटी बनी हुई थी आपने खूब लोन दिया है। ठीक है, इकोनॉमी बढ़ भी रही थी, आपको लग रहा था इकोनॉमी भारत की ग्रो कर रही है, ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, बैंक्स आपको लोन देंगे, और लोन देंगे इन कंपनीज को भी अगर दिखेगा ग्रीन साइन है दे विल टेक द लोन। बट यहीं से कई बार क्या होता है कि यहीं से इशू हो जाता है कि जब आप बहुत ज्यादा देने लगते हो तो फिर आपका एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होता है? सो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कि जब जो कॉर्पोरेट्स हैं वो लोन चुकाने में सक्षम नहीं है तो उनका बैलेंस शीट खराब हो रहा है, और साथ में जो बैंक्स हैं उनको लोन मिला नहीं है तो उनका भी जो बैलेंस शीट है वो भी खराब हो रहा है। तो ये आपकी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए जो है वो बुरा कर देता है। और ये आपको ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम की समस्या जो है ये आपको 2-3 बार तो अभी, मतलब 2000 के बाद से ही हो चुकी है, 2 बार तो डेफिनेटली हो चुकी है। तो यहाँ पे होता क्या है कि अब मान लो
आपका बैंक्स का एनपीए बढ़ रहा है और कंपनी का सामान नहीं बिक रहा है। इसके पीछे जो कारण होता है ना कि जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, बहुत ही ग्रीन रहता है, कभी ग्रीन साइंस दिखते हैं, तब क्या करते हैं ये कि बैंक वाले भी खूब पैसा देते हैं कि भाई ले जाओ, अभी कोई टेंशन ही नहीं है। उनको लगता है इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मिल जाएगा। कॉर्पोरेट्स को भी लगता है कि अभी जो है आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो पैसा ले लेते हैं, ग्रो तो कर ही जाएगा। बट एक टाइम के बाद मार्केट स्टैग्नेट करने लगता है। ठीक है, आपके मार्केट की उतनी कैपेसिटी नहीं होती, आपने उससे ज्यादा मनी को क्या कर दिया है, पंप कर दिया। अब जब उससे ज्यादा मनी को पंप करोगे, मार्केट में डिमांड है नहीं उतनी, अब नहीं है डिमांड, तो क्या होगा, कंपनी ने जो पैसा लगाया है उसका उनको रिटर्न मिलेगा नहीं। अब उनको रिटर्न उसका मिलेगा नहीं, वो बैंक को चुका नहीं पाएंगे, और बैंक को चुका नहीं पाएंगे तो बैंक का एनपीए बढ़ रहा है, इधर कंपनी का भी घाटा बढ़ रहा है। दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ पेन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, इसके लिए जो आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो दो कोड पढ़े होंगे आपने, एक आईबीसी और दूसरा जो है सरफाइसी। ठीक है, तो सरफाइसी पहले ज्यादा यूज हुआ था, बट नाउ दिस आपका आईबीसी का यूज हो रहा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसमें ये बताया कि अगर कोई डिफॉल्ट करता है, किसी ने पैसे ले रखे हैं, डेप्टर एंड क्रेडिटर है, तो अगर डेप्टर डिफॉल्ट करता है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो उसमें दे कैन लाइक रिस्ट्रक्चर कर दें। ठीक है कि भैया ऐसा करो, कुछ और पैसे ले लो, फिर से एक बार कंपनी को स्टार्ट करो, या फिर लिक्विडेशन करा दें आपकी कंपनी को, दे विल डील कि हम इसको बेच देते हैं। तो किसी तरीके से दोनों मिलकर के आप सोल्यूशन निकालिए, वहां पे आपका मतलब कंपनी सॉरी जो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी, कंपनीज के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए, दोनों के लिए आपके अलग अलग लेवल पे दे विल डील विथ इट। साथ ही साथ प्रोफेशनल्स भी वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, दे विल ट्राई कि एक बार से कंपनी को खड़ा कर दे, नहीं होता है तो इसको लिक्विडेट कर देते हैं या बेच देते हैं। इसका सक्सेस आपको यह दिखा रहा है कि करीब करीब पिछले 8 सालों में जो लिक्विडेशन हुई है, या जो आपका एक तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग करी गई है, मतलब मैनेज किया गया है, दैट वैल्यू इज अराउंड 14 लाख करोड़। ठीक है, तो कई बार होता है ना कि आप मान लो आप कंपनी खोल के बैठे हो, आपको फायदा हो नहीं रहा है, आप उधार लेनदार को चुका नहीं पा रहे, उसको भी नहीं मिल रहा है, तो व्हाट आईबीसी विल डू कि दे विल गिव अ प्लान। वो कहेंगे ऐसा करो, इसको बेच दो, 10% या 20% तुमको भी घाटा जाएगा, 10-20% उसको भी मिल जाएगा, बट तुम लोगों की पूंजी जो है वो निकल जाएगी। या तो फिर थोड़ा सा और पंप कराते हैं मार्केट में, एक बार फिर से मार्केटिंग वगैरह करते हैं, शायद चल जाए तो उससे भी चल जाए। अब जिसपे जो भी आपका क्रेडिटर है, जो बोर्ड ऑफ क्रेडिटर्स होंगे, जो मान लो 10-20-50 लोग बैठे हुए जिन्होंने पैसा दिया है, वो जिस चीज पे डिसाइड करेंगे वही चीज क्या हो जाएगा, एग्री कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द कोड ऑफ आपका ओवरऑल आईबीसी का जो कोड है। अच्छा, ये ध्यान रखना, भारत का जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है, दिस इज इमर्ज द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर द चाइना। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो छोटे लोन्स दिए जाते हैं। इसके बाद अगर बात करोगे, जैसे आपका जो स्मॉल पेमेंट्स बैंक है, ठीक है, स्मॉल पेमेंट बैंक से ये थोड़ा बहुत लोन देते हैं, 1 लाख 2 लाख का। जनरली जो है इसको कहीं पे डिफाइन तो उन्होंने नहीं किया है, बट मान के चलो कि 2 लाख से कम का जो लोन दिया था ना, दैट इज अ स्मॉल लोन में जाएगा, माइक्रो फाइनेंस, छोटे छोटे फाइनेंस दिए जाए। तो ओवरऑल आप देखो ना, आपको फ्री प्लेटफॉर्म से 5,000 का लोन मिल जाता है, तो दैट कम्स अंडर व्हाट, माइक्रो फाइनेंस के सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, या मान लो दुकान के लिए मुझे चाहिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए चाहिए, मैंने ले लिया, दैट विल कवर द माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस बैंक होते हैं इसलिए स्पेसिफिकली 2.5 लाख या 2 लाख से ऊपर का लोन नहीं देते, उस लेवल तक जाएगा, तो एवरी उनका एक लिमिट होता है कितना है, बट दैट इज व्हाट माइक्रो फाइनेंस। अच्छा, इसके बाद प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। तो ऑब्वियसली आपका ये जो है कि स्टेट्स वाइज भी इन्होंने डेटा दिया था कि 29 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो आपका दिया गया है, इसमें 6% से नीचे था आपका इन्फ्लेशन। अच्छा, यहाँ पे रूरल टू अर्बन इन्फ्लेशन गैप, वही बात हो रही है कि रूरल इन्फ्लेशन आपका ज्यादा है, अर्बन इन्फ्लेशन कम है। रूरल इन्फ्लेशन ज्यादा क्यों हो रहा है? अर्बन इन्फ्लेशन से रूरल इन्फ्लेशन तो होना नहीं चाहिए था ज्यादा जनरली, कम से कम खाना तो खुद उपजा ही लेंगे अपना। और सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो तो आपका क्या बोलते हैं, फूड एंड वेजिटेबल्स में ही जा रहा है, और फिर भी रूरल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो क्या कारण है? ठीक है, तो इसको सोचे, ठीक है कि ऐसा क्या है कि रूरल टू इन्फ्लेशन गैप जो है वो बढ़ रहा है। अच्छा, इसके बाद जो बेसिक आइडिया दिया है कि आने वाले टाइम में ये 4.5% बढ़ेगा, बहुत ज्यादा इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली मॉनसून नॉर्मल होगा तभी आपका इन्फ्लेशन नॉर्मल होगा, एक्सटर्नल या पॉलिसी शॉक कुछ ना हो जाए, पता चला सरकार ही बदल गई तो आप क्या ही इन्फ्लेशन इधर उधर करोगे। तो आरबीआई का एक प्रोजेक्टेड आइडिया है कि 4.5 से 5% के बीच में आपका इन्फ्लेशन रहेगा। अच्छा, आरबीआई का कितना पे इन्फ्लेशन मेंटेन करती है? तो दैट इज 4+-2। ठीक है, तो 2% to 6% के बीच में आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है उसके अंडर में जो इन्फ्लेशन रेट इनको मैनेज करने का है, दैट इज 4+-2 का। 2 से नीचे नहीं जाना चाहिए,
वही है ना कि 2 से नीचे जाएगी आपकी इकोनॉमी स्टैग्नेट करने लगेगी, आपका ग्रोथ रुक जाएगा। तो आपका इन्फ्लेशन और ग्रोथ ये दोनों साथ साथ ही चलता है। आईएमएफ का अपना वही है 4.6%, 4.2%, तो 5% के आसपास इन्फ्लेशन। और देखो भारत में इन्फ्लेशन अब इससे नीचे नहीं जा सकता। भारत में अब इससे नीचे इन्फ्लेशन, अगर आप सोचोगे कि भारत में, हम मुझे पहले लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ेगी। आपका हर साल मान के चलो 4%, 5% की इन्फ्लेशन आपको हर साल झेलनी पड़ेगी। कारण है आपका डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, कम भी नहीं, उत्पादन भी ठीक है, बट उसमें आपका ट्रांजिशन जो है, जो ट्रांजिशन आपकी कर रही है, एक तो आपका जो अर्निंग क्लास है, जो आपकी डेमोग्राफी वो बढ़ रही है, थोड़ा बहुत तो अर्न कर रहा है ना, तो अर्न जब उसने करना स्टार्ट किया ऑब्वियसली डिमांड आपका बढ़ाएगा मार्केट में। दूसरा कि अभी भी आपका जो पॉलिसी बोटलनेक्स है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, आपका प्रोडक्शन को लेकर के, वो अभी भी है। और तीसरा कि जो ट्रांजिशन हो रहा है ऑफ द एनर्जी सेक्टर, तो एनर्जी सेक्टर का कॉस्ट तो आएगा आप पे। तो पहले आप मान लो बिजली कोल से उत्पादन करते थे, अब आप सोलर प्लांट लगा रहे हो, ये सब लगा रहे हो, तो स्टार्टिंग में तो इसका कॉस्ट बढ़ेगा, बाद में वो जाके लाइफ टाइम में निकालोगे तो भले कम आएगा, बट स्टार्टिंग में उसका कॉस्ट बढ़ेगा, और कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो है आपका वो इन्फ्लेशन दिखेगा। साथ ही साथ जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया और ये सब हो गया, तो एवरीवन इज फॉलोइंग द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, तो सब लोग फॉलो करें, आप भी फॉलो करोगे, तो अभी आपका इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने वाला है। तो आने वाले मुझे तो अगले 10 सालों के लिए नहीं दिखता कि भारत में इन्फ्लेशन जो है वो 5% या 6% के नीचे जा रही है, कोई कुछ ना भी कुछ कर। इसके बाद ऑब्वियसली अभी वो लैग है, थोड़ा सा लैग है उन दोनों के बीच में, तो आपका ग्रोथ, आपका जो है इन्फ्लेशन बना ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर, ये ध्यान रखना, दिस रैंकिंग जो आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, कि भारत में जो है सामान पहुंचाना या ढोना वो कितना आसान है। लॉजिस्टिक्स का मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाना, स्टोर हाउस हो गया, वेयर हाउस हो गया, इन सबको मिला के दैट कम अंडर द लॉजिस्टिक सेक्टर। तो वर्ल्ड बैंक निकालती है ये डेटा, लॉजिस्टिक सेक्टर का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, और यहाँ पे जो भारत की रैंक है दैट इज नाउ 38। ठीक है, तो 44 से आप इंप्रूव होकर 38 में, थोड़ा बहुत आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा तो इसमें आप और भी बेहतर करेंगे आने वाले टाइम में। भारत का शेयर, अगर ग्लोबल गुड्स एक्सपोर्ट की बात हो रही है, तो पूरे विश्व में जो सामान एक्सपोर्ट हो रहा है वो, उसमें हमारा शेयर अभी भी 2% से कम है, अभी भी 2% से कम है। ठीक है, तो पूरे मतलब पूरे विश्व में जितने सामान का आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है, जो एक्सपोर्ट लोग करते हैं कंट्रीज, उसमें हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, वी आर जस्ट एट 2%। ठीक है, लेस देन 2% पे है, वो भी आप इंप्रूव करके आए हो, 1.7 से आप बढ़ के आए हो कहां पे, 1.8%। अभी भी आप 2% मार्क के नीचे हो। तो सिंपल आप याद रखना कि भारत का शेयर वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में आज भी 2% से कम है। इवन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को भी मिला लोगे तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी आपका 2.1 के आसपास ही है। ठीक है, तो वही 2.5 के आसपास जो है आपका ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है आपका इतना ही बना हुआ है, और ये ऑलमोस्ट चल रहा है ऐसा ही। अच्छा, अगर सर्विसेज की बात करोगे तो सर्विसेज ऑब्वियसली हमने बात की, करीब करीब 350 बिलियन का आपका सर्विसेज एक्सपोर्ट है। ओवरऑल अगर सर्विसेज एक्सपोर्ट में बात करोगे तो वी आर एट रैंक 3 या रैंक 4 पे हैं हम। ठीक है, तो जर्मनी और कुछ ऐसे कंट्रीज के बाद वी आर देयर। ऑब्वियसली आपका इसमें जो मेजर है दैट इज द आईटी सॉफ्टवेयर बिजनेस सर्विसेज है। ठीक है, मान लो बीपीओ सर्विस हो गया, या हमारे यहाँ के मीटिंग वगैरह कर लिया, ठीक है, मैनेजमेंट बेस्ड सर्विसेज हम दे देते हैं, तो दैट इज व्हाट यहाँ पे आपका चल रहा है। एनालिसिस वगैरह करा दी तो वो आपका आएगा। सबसे बड़ा जो है दिस इज कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंसेस को रिसीव करने वाला देश है। तो हमारे यहाँ के लोग विदेश गए हुए हैं, पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाते हैं तो आपके यहाँ भेजते हैं। तो जो रेमिटेंसेस की बात है, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस अगर किसी के पास आता है तो दैट वो हम हैं। करीब करीब 120 बिलियन डॉलर जो है ये आपका रेमिटेंसेज है 2023 में। हमारे बाद आता है चाइना। ठीक है, बट ध्यान रखना कहीं क्वेश्चन में परसेंटेज ना पूछ दे कि एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी कौन सा देश सबसे ज्यादा है। ठीक है, हाँ, नहीं, चाइना का भी अपना जीडीपी इतना बड़ा है तो रेमिटेंसेज कहाँ से है। हाँ, तो नेपाल है आपके बगल में। ठीक है, तो एज ए परसेंटेज ऑफ रेमिटेंस, अगर उसके जीडीपी का एज ए परसेंटेज पूछ ले कि किसका रेमिटेंसेज ज्यादा है, तो क्योंकि नेपाल बगल में, कोई और होता तो नहीं पूछा जा सकता था। बाकी अगर ओवरऑल रेमिटेंसेज की बात करोगे तो दैट इज हम ही हैं, हमारा ही पैसा आता है। इसमें से भी हमारी यूएसए वाला पैसा बढ़ रहा है आपका, जो है मतलब पहले जो होता था आपका ज्यादा मेजर चंक आता था लेबर सेक्टर से, जैसे कि आपका गल्फ कंट्री से पैसा ज्यादा आ रहा है, बट अब उन देशों से पैसा आ रहा है जहां पे कि अच्छे क्वालिटी के जॉब्स। ठीक है, यूके से आ रहा है, कनाडा से मालूम आ रहा है, आपका यूएस से आ रहा है। ठीक है, तो उसका शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये दिखाता है कि आपका जो क्वालिटी है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो ज्यादा बेहतर हुआ है, इसलिए जो अच्छे अर्नर्स हैं नाउ दे आर आपका पंपिंग मोर मनी बैक।
ट्रेड ना, ट्रेड डेफिसिट की अगर बात करोगे तो हाँ, हमारा ट्रेड जो है अमेरिका के साथ सरप्लस है, जो मेजर हमारे एक्सपोर्टिंग पार्टनर्स है, मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है, ठीक है। अच्छा, भारत का अगर एक्सटर्नल डेब्ट की बात करोगे तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो अगेन आपका 18 से 20% के आसपास जो है, यानी कि हालांकि ये नंबर बहुत छोटा है, मतलब ये दिखता है काफी बड़ा, बट एक्सटर्नल डेब्ट की बात करोगे ना, अगर एक्सटर्नल डेब्ट ये हमारा 18 से 20%, अगर बाकी इकोनॉमीज की बात करो तो उनका बहुत है। हमारा अगर ओवरऑल भी आपका डेब्ट टू जीडीपी की बात करो तो वी आर लाइक 60% के आसपास है, जबकि जापान जैसे या यूएसए जैसे उनका 95% 100% से भी प्लस में है वो, मतलब जितना कि उनकी इकोनॉमी है उससे ज्यादा का डेब्ट ले रखा है, ठीक है। और उसमें भी हमारा एक्सटर्नल डेब्ट कितना है, 20% से कम है, तो हमको कोई टेंशन ही नहीं है। इस एक्सटर्नल डेब्ट में भी जो गवर्नमेंट का डेब्ट है उसको निकाल लोगे, मतलब वो जो है वो जस्ट 3 to 4% है। जो मेजर डेब्ट है आपका एक्सटर्नल में भी, जैसे आपका देखो डेब्ट में क्या हो गया कि डेब्ट में आपका दो सेक्शन होगा, इंटरनल डेब्ट जो आपने अपनी पब्लिक से लिया हुआ है, और दूसरा जो है वो एक्सटर्नल डेब्ट। अब इस एक्सटर्नल डेब्ट में भी ओवरऑल आपका है कि गवर्नमेंट ने कितना लिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो है आपका कॉर्पोरेट्स ने कितना लिया हुआ है। तो ऑलरेडी आपका एक्सटर्नल डेब्ट ही ओवरऑल जो है वो आपका 20% से नीचे है। इसमें भी अगर गवर्नमेंट डेब्ट की बात करो, केवल गवर्नमेंट डेब्ट को देखोगे तो ये 4 to 5% के बीच में, तो गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा डेब्ट है नहीं, एक्सटर्नल सेक्टर का उस पर बहुत प्रेशर है नहीं। बाकी जो डेब्ट है वो प्राइवेट सेक्टर का है, ठीक है, तो आपके कॉर्पोरेट्स ने पैसा उठाया है बाहर से, उन पे डेब्ट दिखता है, तो वो भी टेंशन आपको बहुत ज्यादा नहीं है, लॉन्ग टर्म में भी टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ, जो कॉर्पोरेट्स आपको कहीं पे बॉन्ड्स इशू कर दिया, शेयर इशू किए, तो नहीं तो स्टेट भी आएगा, वो आपका इसी में आएगा, वो यहाँ पे आएगा, गवर्नमेंट डेब्ट में आएगा, ठीक है। अगर अगर इसमें भी कब होगा, नहीं आएगा, जब आपका स्टेट गवर्नमेंट कोई कॉर्पोरेशन बनाती है और उस कॉर्पोरेशन के थ्रू अगर रेज करती है फंड, ठीक है, तो उसी को तो बोला गया ना ऑफ बजट बोरोइंग जिसको कहते हैं, वही तो है ऑफ बजट बोरोइंग, ठीक है। आपने हाँ, आपने बैलेंस शीट पे नहीं दिखाया कि गवर्नमेंट डेब्ट नहीं है, बट आप ही का एक कॉर्पोरेशन, जैसे मान लो रेलवे है, तो रेलवे ने कहा ये कि हम ऐसा करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम होगा IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो हमको जो अगर पैसा लेना होगा, उधार लेना होगा, सब किसके थ्रू लेंगे, हम लेंगे इसके थ्रू। हम बोलेंगे ये तो ऑटोनोमस एंटिटी है, ठीक है, अगर ये ऑटोनोमस एंटिटी है तो इस पे जो भी कर्जा होगा गवर्नमेंट के खाते में नहीं दिखेगा, तो गवर्नमेंट का जो डेब्ट दिखेगा वो आपको कम दिखेगा। तो कुछ नहीं, ये मतलब ये का खेल है कि कहाँ का डेब्ट आप कहाँ पे दिखा रहे हो, डेब्ट को आप ही को देना है, अगर ये डिफॉल्ट करेगा तो गवर्नमेंट को ही भरना पड़ेगा, बट कम से कम वो बैलेंस में नहीं दिखेगा, आपके चार्ट पे नहीं दिखेगा। इसके बाद मीडियम टर्म आउटलुक की अगर बात करोगे तो अमृतकाल की बात चल ही रही है आपकी, आने वाले 25 साल, ठीक है, अपने 25 साल में ग्रोथ करने का है। इसमें 6 के एरियाज हैं। एक तो ऑब्वियसली देख लो भाई, गवर्नमेंट खुल के बोल रही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अपने को बढ़ाने का है, तो वो सारी चीजें दी जाएंगी जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आपका बढ़े। दूसरा है MSMEs पे फोकस आपका आज भी हो रहा है, क्योंकि मेजर जो आपका एक इंप्लॉइंग सेक्टर है वो आपका EMSME है, ठीक है, करीब करीब जो है आपका मतलब अनस्किल्ड टू स्किल्ड दोनों तरीके के मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है आपका, साथ ही साथ इसका शेयर भी है ना आपके मैन्युफैक्चरिंग में, आपके एक्सपोर्ट में MSME का काफी बड़ा शेयर है, और मेजर आपका एम्प्लॉयमेंट का जो है सेक्टर है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से तो आप हट ही नहीं सकते, एग्रीकल्चर जो है आपका 45% वर्कफोर्स यहाँ पे इंगेज है, तो आप कहाँ ही इसकी चर्चा किए बिना आप कहाँ ही ग्रोथ की बात करोगे, ठीक है। इसके अलावा ऑब्वियसली ग्रीन ट्रांजिशन की फाइनेंसिंग, तो भारत में आप अपनी इकोनॉमी को इस तरीके से बनाओ कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी की जो जरूरतें हैं वो ग्रीन सेक्टर से हैं, यानी सोलर लगाओ, विंड पावर लगाओ, हाइड्रो पावर लगाओ, उस पर बात हो रही है, तो वो भी ट्रांजिशन आपका होता हुआ दिखेगा, और उसके लिए जो पैसा चाहिए ये उसकी बात हो रही है। इसके अलावा ब्रिजिंग द एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप, तो यहाँ पे स्किलिंग एंड रीस्किलिंग की बात हो रही है, ठीक है, कैसे जो मार्केट में डिवाइड है, तो आजकल जमाना बुलेट ट्रेन का चल रहा है, इंजीनियरिंग करने जाओगे तो वहां पे अभी भी स्टीम इंजन पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तो ये गैप है ना, क्या करूंगा मैं स्टीम इंजन पढ़ के, जमाना तो बीत गया, तो इस गैप को भरने का है, ठीक है, तो ये है अभी भी, ये हमारे जो कॉलेजेस हैं और ये काफी स्लो है मार्केट को अडॉप्ट करने में। कुछ डिपार्टमेंट्स ने जिन्होंने अडॉप्ट किया तेजी से वो आपका ग्रो कर गई, जैसे आपका आईटी सेक्टर के ग्रो करने का कारण यही है, बहुत अपडेटेड रहा मार्केट, जैसे जैसे चेंज होता रहा आईटी जो मतलब जो चीजें पढ़ाई गई वो करीब करीब मार्केट से बराबर चल रही थी, बट आपके जो पुराने ब्रांच है, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, ये सब अभी भी चल रही है, मतलब वो पुराने वाले जमाने पे कि वही कैसे, अब स्टीम इंजन पढ़ के बच्चा क्या करे, उसको कहाँ जॉब मिलेगा बताओ, ठीक है, स्टीम इंजन कोल इंजन पर उसको पढ़ाओ ना भाई, बुलेट ट्रेन कैसे बनेगा, वो वहां पे काम देगा ना उसको। आज भी जो है कंप्यूटर का कोर्स करने जाओ तो क्या सिखाते हैं,
डीटीपी कर लो, डीसीए कर लो, क्या करेगा वो डीसीए डीटीपी कर, उतना उसको बेसिक ऐसे ही आ जाता, मोबाइल चलाते चलाते आ गया। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अब उसको डीसीए और डीटीपी का तुम बोलो कि भाई अगर ये कोर्स कर रहा है, उसमें वो क्या कोर्स करे, वो नॉर्मली उतना सीखता है। डीसीए तब बड़ा कोर्स हुआ करता था जब लोगों के पास कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, लोगों को नहीं पता कैसे करता, उनको सिखाया था अच्छा ये माउस है और ये है इसे करने का। अभी भी आप उसी ढर्रे पे चल रहे हो, यही दिखाता है कि आपका अब मार्केट में क्या है। अब कोई कहेगा मुझे मैंने डीसीए किया, मुझे कोई जॉब मिलेगा, क्या मिलेगा तुम, नहीं क्या मिलेगा। डीटीपी करके क्या कर लोगे भैया, वो कर लेगा, उसके पास आज के डेट में एआई आ गया है, तुम्हारी जरूरत ही नहीं, हट जाओ निकलो यहाँ से। तो बात यही है। तो दिस इज व्हाट द आपका एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का गैप है। आपका एजुकेशन अभी भी कहीं पीछे है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो कुछ और डिमांड कर रहा है, तो ऑब्वियसली गैप क्रिएट होगा। ठीक है, साथ ही साथ फाइनली द बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ स्टेट की भी बात है, स्टेट्स की भी क्षमता बढ़ाई। इसीलिए आप याद करो कि 50 इयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक है, 16 करोड़ देने की बात करी गई कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लो, फ्री में मिलेगा बिना ब्याज के, आप अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाइए। इसके बाद क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन, अगेन ये समस्या तो अभी चल रहा है, मैंने ही COP29 को फॉलो नहीं किया, अभी क्या हुआ है तो वो तो चल रहा है अभी, मैं इसीलिए छोड़ दिया, वही मैंने इसीलिए छोड़ दिया कि तुम एक बार तुम लोग करके लास्ट में बताओगे क्या किया। ठीक है, अभी जो तुम लोग का चल रहा है तो मैं रोज अब न्यूज़पेपर फॉलो करूँ, अच्छा क्या चल रहा है, क्या घूम फिर के वही कहानी आती रहती है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अभी लास्ट आ जाएगा, फाइनल डॉक्यूमेंट दो, वो मैं पढ़ लूंगा कि अच्छा क्या तुम लोगों ने डील किया। ठीक है, नेगोशिएशंस कौन पढ़े बैठ के। अच्छा, यहाँ पे अगर आप बात करोगे शेयर ऑफ नॉन फॉसिल सोर्सेज, ये करीब करीब आपका पहुंच चुका है 45.54% के आसपास। अच्छा, भारत में ध्यान रखना जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, इसमें आज भी आपका थर्मल जो है ना, थर्मल जो अप्रोक्स 49% समथिंग है। ठीक है, 50 से नीचे है, 49 से ऊपर है, ये आज भी आपका मेजर है। और इसके साथ साथ आपका इसमें गैस भी आ जाता है और डीजल भी आ जाता है, इसको इंक्लूड कर लोगे तो ये 54-55% के आसपास आपका पहुंच जाएगा। इसके बाद जो है मेजर आपका आ जाता है विंड, करीब करीब विंड जो है ये 10% के आसपास, सोलर 16% के आसपास, आपका जो है हाइड्रल, ठीक है, तो हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट्स जो है ये भी 10-11% के आसपास है। स्मॉल हाइड्रल की बात करोगे जो 25 मेगावाट से कम के होते हैं, करीब करीब ये इनका शेयर 2% के आसपास है। आपका न्यूक्लियर एनर्जी ये भी आपका 2% से कम है, 1.6% है। ठीक है, तो आपका इंडिया का एनर्जी मिक्स आज भी जो डोमिनेटेड है दैट इज डोमिनेटेड बाय कोल। सोलर बढ़ेगा, आपका विंड बढ़ेगा, हाइडल पावर के तो अभी तो 2-3 आपके जो प्रोजेक्ट है वो लटके हुए हैं। ठीक है, अब जहां पे भी हाइडल प्रोजेक्ट की बात होती है, डैम बनाएंगे तो वहां पे विद्रोह शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली वो इन्वायरमेंट का एंगल है, उनका लोगों का जो जिनका डूबेगा उनको तो बुरा लगेगा ही, ऑब्वियसली लगेगा। बट हाँ, ये एक चैलेंज जो है आपका दिख रहा है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है आप क्या स्मॉल हाइडल को बढ़ा सकते हो क्या, जो स्मॉल हाइडल यानी 25 मेगावाट से कम के जो आप ऐसे डैम्स बनाओ, छोटे छोटे डैम्स बनाओ, ठीक है, बड़े डैम्स ना बना करके, तो क्या हम उसको कर सकते हैं। हाँ, वही बात हो रही है, बट वहां से भी आपको ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि डैम कहीं शहर के पास नहीं होगा, जनरली नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये एक चैलेंज है, ऑब्वियसली वो मेंस वगैरह के लिए एनालिसिस में जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी ध्यान रखना अभी भी आपका 2% से कम है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी अभी फ्यूचर में 2% से ज्यादा बढ़ती हुई आपको दिखेगी। इसके बाद यहाँ पे अगर आप बात करोगे एमिशन इंटेंसिटी की, तो एमिशन इंटेंसिटी जो है हमने पहले भी बोला था पेरिस क्लाइमेट डील वाले के समय में ही कि हम उसको कम करेंगे। आपका एमिशन इंटेंसिटी का टारगेट, एमिशन इंटेंसिटी क्या होता है, कहने का मतलब अगर मान लो कि मेरी जीडीपी 2003 में 100 रुपए की होती थी, और मैं जो एमिशन करता था, जो मान लो मैं CO2 एंड ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करता था, वो हुआ करता था लेट सपोज 20 kg। ठीक है, तो यानी कि 100 रुपए प्रोड्यूस करने के लिए मैं 20 kg CO2 रिलीज कर रहा हूं। अब अगर मैंने कहा कि मैं इस एमिशन इंटेंसिटी को कम करूंगा, एमिशन इंटेंसिटी कितना हो गया, 100/20 कर लो, ठीक है, या 20/100 कर लेना, जैसे भी कर लो, ये आ जाएगा आपका। अब यहां से आपने बोला कि मैं एमिशन इंटेंसिटी को कम करूंगा, तो क्या होगा कि मान लो आप इसको बढ़ा के लेके चले गए अपनी जीडीपी को 1000 रुपीज पे, और आपका जो एमिशन बढ़ के गया, ये गया कितना, ये हुआ मान लो 150 kg। तो अगर सेम रेशियो से ग्रो करता होता तो आपका एमिशन भी बढ़ के 200 kg हुआ होता, क्योंकि 10 गुना आपकी जीडीपी बढ़ी, लेकिन आपका एमिशन जो है वो कम बढ़ा।
बात समझ में आ रही है? इसी को कहते हैं कि एमिशन इंटेंसिटी का कम होना। पहले जितना जीडीपी था उस हिसाब से जितना आपका एमिशन होता था वो हम अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उसको हम रिड्यूस कर। तो 35% का हमने टारगेट ले रखा है, अभी भी हम उसको 33% आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो वो हम अचीव कर लेंगे भी टारगेट। ठीक है, एमिशन ग्रीव की अगर बात करोगे वही है कि देखो आपका जो जीडीपी का ग्रोथ रेट रहा है दैट इज द 7%, जो आपका एक एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। जबकि एमिशन की अगर बात करोगे तो एमिशन जो है आपका ये 4% से बढ़ा है। तो यही बात होगी ना, ये 10 गुना बढ़ा, आपका जीडीपी 10 गुना बढ़ी लेकिन एमिशन 10 गुना नहीं बढ़ी। ठीक है, तो एमिशन इंटेंसिटी पे आप ऑब्वियसली बेहतर काम कर रहे हैं। इसके बाद, और ये चैप्टर क्लाइमेट तो आपका बना ही रहेगा, आने वाले टाइम में क्लाइमेट का जो है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करोगे सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर की, तो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर जैसे कई बार लगता है कि भाई गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर रही है, सोशल सेक्टर में पैसा नहीं दे रही है, बट वही मैं बोलता हूँ कि फाइनेंस से जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने सोशल सेक्टर में पैसा, इसका खर्च बढ़ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी हुई है, बट सोशल सेक्टर पे अगर आप बात करो फिस्कल ईयर 18 एंड 24 के बीच में, तो जो आपका ग्रोथ रेट है दैट इज 9.5%, आपकी इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही है, नॉमिनल जीडीपी है ऑब्वियसली। बट अगर वेलफेयर एक्सपेंडिचर की बात करोगे, जितना पैसा हम वेलफेयर पे खर्च कर रहे हैं दैट इज ग्रोइंग बाय 12.8%। कहने का मतलब जिस हिसाब से आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है, लोगों पे पैसा खर्च करने का रेट आपका उससे ज्यादा है। तो दिस शोज कि कहीं ना कहीं अब ये कहाँ जा रहा है, किस पे जा रहा है, उसका फिर वही आपका वेलफेयर में है। ठीक है, और बढ़ रहा है आपका जी, वही तो गवर्नमेंट बार बार कहते हैं कि भाई लोड हो रहा है, बट ओवरऑल फाइनेंशियल निकाल के देखोगे तो बढ़ ही रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कहने को ये है, तो वो कई बार कहते हैं ना, हाँ तो वही तो है, सबसे बड़ी समस्या तो वही है। यहाँ पे गवर्नमेंट, जैसे लोग कहते हैं कि ये गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स वाले हैं, मैंने तुम सबसे ज्यादा सब्सिडी तुम दे रहे हो, आप दूसरे तरीके से सब्सिडी दे आप ही रहे हो। आपने जो है वो कांग्रेस को भी पार करके बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे जो यही एक समस्या है यूबीआई की, जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो चर्चा चल रहा था कि एक बार अगर ये लागू हो गया तो इसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगली सरकार आएगी बोलेगी हम 20,000 देंगे, वो आएगा बोलेगा 50,000 दे देंगे। किससे? एक बार हाँ, बीच में आप तुम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करोगे, कम से कम 5 साल एक बार हो गया तो 5 साल तुम शांति बनाए रखोगे। बिल्कुल हाँ, 5 साल आप शांति बनाए रखोगे। ऑब्वियसली हाँ, आप हर स्टेट को जो है थोड़ा लॉलीपॉप देने के चक्कर में रहते हो, तो वो आपका कम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगर गिनी कोफिशिएंट की बात करोगे, तो गिनी कोफिशिएंट क्या होता है कि इनइक्वालिटी आपकी कितनी है। तो आपने एक कर्व पढ़ा होगा जिसको कहते हैं लॉरेंज कर्व। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे शेयर ऑफ परसेंटेज आप इनकम निकाल लो या पैसा निकाल लो। ठीक है, और यहाँ पे जो है परसेंटेज पॉपुलेशन निकाल लो, और ये इस तरीके से आपका एक कर्व बनता है जिसको कहते हैं ये इनइक्वालिटी होनी चाहिए, ये इक्वालिटी है। अगर परफेक्ट इक्वालिटी होगी तो कर्व आपका यहाँ पे रहेगा, लेकिन एक्चुअल में वो कर्व कुछ ऐसा ना होके दिस इज समथिंग, ये थोड़ा सा बेंड रहता है। ठीक है, तो मतलब कितना एक्चुअल होता, अगर सबके पास जितना पॉपुलेशन उतनी पैसा होता, सो ऐसे होगा, जितना पॉपुलेशन उतना पैसा होता तो ये लाइन स्ट्रेट होती, बट क्योंकि कुछ लोगों के पास पैसा आपका ज्यादा बढ़ रहा है तो ये लाइन बेंड कर जाती है। तो इसको पहले तो कहते हैं लॉरेंज कर्व, ठीक है, या इनइक्वालिटी कर्व है। और इसको नंबर्स के टर्म्स में लेके आओगे तो दिस सपोज ए है तो दिस बिकम्स ए अपॉन ए प्लस बी, यह है आपका गिनी कोफिशिएंट। तो गिनी कोफिशिएंट की जो वैल्यू होगी वो गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू होती है फ्रॉम 0 to 1। अगर 0 है गिनी कोफिशिएंट, इसका मतलब कि परफेक्ट इक्वालिटी है, जितने लोग सबके पास बराबर पैसा है। और अगर गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू 1 हो जाए, इसका मतलब ये है कि परफेक्ट इनइक्वालिटी है, कि केवल अडानी के पास पूरे देश का पैसा है। नहीं, वो लाइन आपका झुकता जाएगा, नहीं वो लाइन झुकता ही जाएगा, किसी भी देश में झुकता जाएगा। इकोनॉमी आपकी ग्रो करेगी, वो लाइन झुकता चला जाता है। सारे देशों को देख लो, यूएसए की देख लो, यूएसए का गिनी कोफिशिएंट हमसे ज्यादा है, तो हमसे ज्यादा बुरा है। अब अच्छे के पास कैसे चुनोगे? नहीं ऑब्वियसली यही जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे में जो पिछले साल आया था, तो आर्गुमेंट वही था कि आप क्या करोगे, आपका फोकस किस पे होगा, आइदर यू विल रिड्यूस द इनइक्वालिटी और यू विल इंक्रीज द आपका शेयर ऑफ द पाई। ठीक है, कहने का मतलब इकोनॉमी इन्होंने ये कहा, आर्गुमेंट दिया कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, आप जो है अपना फोकस ये करो, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करो कि सबको हम बराबर ही लेके आए, या फिर कुछ लोगों के पास अगर वेल्थ जमा हो रहा है तो होने दो, बट उनके वजह से इकोनॉमी ग्रो तो करेगी, ग्रो करेगी तो इनइक्वालिटी रहेगी, पॉवर्टी नहीं रहेगी।
ठीक है, वो अपना एक उनका आर्गुमेंट है। यही तो एक समस्या बनी हुई है। जैसे क्या हो रहा है कि रेस टू बॉटम लग गई है सभी देशों के बारे में। सभी देशों में रेस टू बॉटम लग गई है कि भाई हमें कम टैक्स, हम कम मतलब हम कंपनी को अट्रैक्ट करें तो अट्रैक्ट करने के चक्कर में आप क्या कर रहे हो कि टैक्स नीचे गिराते जा रहे हो। टैक्स नीचे गिराते जाओगे तो आप पैसा आएगा नहीं, और पैसा नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे टाइम के बाद। इसीलिए एक बात हुआ था, एक टर्म बीच में चला था कि हम एक रूल ले आते हैं जिसका नाम होगा ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ग्लोबल मिनिमम टैक्स कि ये रेस टू बॉटम को हम खत्म करते हैं। कैसे खत्म करेंगे, तो ग्लोबल लेवल पे सारे कंट्रीज एग्री करें कि मिनिमम हम कम से कम 15% का मान लो कि टैक्स लगाएंगे, ठीक है, इससे नीचे कोई टैक्सेशन नहीं करेगा। तो ये रेस टू बॉटम, हालांकि ये अचीव होना बहुत मुश्किल है, लालच आ जाएगी ना कंट्री को, मैं क्यों करूँ, ठीक है। तो बीच में आज से 1-2 साल पहले ये चला था, ठीक है, जब कोविड के टाइम में पैसा वैसा सबका खत्म हुआ था, तो हुआ था कि भाई टैक्सेशन जो है ये रेस टू बॉटम को खत्म करना पड़ेगा। और इसमें जो मेजर चंक है ना आपका इन देशों का, जैसे मॉरिशस हो गया, आपका स्विट्जरलैंड हो गया, केमन आइलैंड्स हो गया, ये छोटे छोटे देश हैं, वो बोलते हैं ले आओ पैसा, रखो हमारे पास से लेके बनाओ, हम जीरो टैक्सेशन करें। तो बहुत सारी तो, और वो होता क्या, यहाँ पे सेल कंपनीज बन जाती है, वहां पे कंपनी का कुछ नहीं हो रहा है, बट उसका रजिस्ट्रेशन जो है बस वहां पे, अब वहां पे है तो दिखाते कि भाई हम तो फॉरेन कंपनी, ठीक है। और गवर्नमेंट को कर लगता है कि भाई वहां जाने से अच्छा क्या, कुछ कम ही टैक्स देना, आ जाओ मेरे ही पास आ जाओ। अच्छा, इसके अलावा तो गिनी कोफिशिएंट क्या है, दिस हैज डिक्लाइन, ये कह तो रहे हैं रूरल सेक्टर के लिए, बट ये कई डेटा जिसको कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा करती है। गिनी कोफिशिएंट आपका बढ़ रहा है रादर देन डिक्लाइन होना। तो आज का आपका 1% पॉपुलेशन के पास 40% का वेल्थ है। तो ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हुआ था, ये शॉर्ट टर्म में इसलिए हुआ था कि कोविड के टाइम ये थोड़ा सा ठीक हुआ था, क्योंकि कंपनीज को वगैरह को लॉस ज्यादा गया था, ठीक है, सब कुछ बैठ गया तो लॉस उनका ज्यादा गया। तो ये कोविड का असर था कि ये थोड़ा सा गिरता हुआ दिख रहा है। बट अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड उठा के देखोगे, खास करके आपका लिबरलाइजेशन के बाद से, जब से 1991 से आपकी इकोनॉमी खुली है, तो गिनी कोफिशिएंट जो है वो आपका खराब होता हुआ चला जा रहा है, इनइक्वालिटी आपकी बढ़ रही है, ठीक है। तो 29-30% के आसपास हुआ करती थी, वो कहीं कहीं ज्यादा बढ़ के आ चुकी है। तो 1% पॉपुलेशन 40% आपका देश का वेल्थ 1% पॉपुलेशन के पास है, जस्ट अंडरस्टैंड। ऐसे समझो, अगर आप महीने के 25,000 रुपए कमाते हो, महीने के जस्ट 25,000 रुपीज अर्न करते हो, यू आर इन टॉप 10%, जस्ट इमेज। बट ये पर्सनल की बात है, यानी अगर एक फैमिली है 5 की तो कम से कम 1,25,000 आने चाहिए। बट पर कैपिटा की अगर बात करोगे, अगर कोई 25,000 कमा रहा है, यू आर इन द टॉप 10 वेल्थिएस्ट, टॉप 10% में हो आप भारत के जो रिचेस्ट पर्सन। जस्ट इमेजिन दिस कि हम कहाँ पे हैं, स्टैंड करते हैं अभी। ना ना, सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट वाली बात नहीं है, मतलब वही है कि घूम फिर के कि मतलब गरीबों को का जो ग्रोथ हुआ ना, जो आपका ग्रोथ का फिल्ट्रेशन होना चाहिए था, वो सभी सेक्शंस में बराबर नहीं किया। आपका जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था सही से, वो हुआ नहीं। ऑब्वियसली ना, मान लो कि हम क्या हो रहे हैं ना कि ग्रोथ जो आपकी हो रही है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ तो है ही, जो आपका ग्रोथ है ना, तो ग्रोथ में आपने जो आपका लोअर रंग ऑफ द पॉपुलेशन था उसको पार्टिसिपेंट नहीं बनाया। एक आर्गुमेंट ये, देखो दोनों तरफ से आर्गुमेंट है, कौन सही है कौन गलत उसमें अभी नहीं जाएंगे हम। एक आर्गुमेंट ये कहती है कि गवर्नमेंट का फोकस केवल और केवल किस पे है कि जो वेल्थियर लोग हैं हम उनकी मदद करें, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी पावर पे है, तो ये लोगों को कुछ मिला नहीं। दूसरे लोगों का आर्गुमेंट ये है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल हो जाता है कई बार, दूसरे लोगों का आर्गुमेंट ये है कि आपने जो है अपनी जनता को बेवकूफ बनाए रखा, फ्री चावल फ्री राशन फ्री ये, तो जब आप फ्री चावल फ्री राशन यही करते रहोगे तो भैया वो पढ़ने लिखने पे ध्यान ही नहीं दिया उसने जो उसका हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दिया, तो नहीं होगा, तो जीडीपी के ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट कहां से करेगा। हम लोग ये नहीं सोचे कि उसको स्किल करके उसको पढ़ा लिखा के एजुकेशन कर करके उसको आगे बढ़ाएं, करना ये चाहिए। तो यही जो आपको आर्गुमेंट है ना कि आप कैसे पॉवर्टी को कैसे खत्म करोगे या आप ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे कराओगे, तो कई अप्रोचेस दिए गए। इसमें से एक अप्रोच क्या दिया गया कि एक जो जैसे एक अप्रोच था कि बेसिक मिनिमम, जो आपको बेसिक जो मिनिमम नीड्स है सबकी वो फुलफिल करा दी जाए किसी भी तरीके से। एक तरीका ये चला, कुछ लोगों का तरीका चला कि नहीं हम जो है आप रिच को टैक्स कीजिए, लोगों को पैसा दीजिए सब्सिडी वाला। अभी जो आज डेट में आपका आर्गुमेंट चल रहा है दैट इज द कैपेबिलिटी बेस्ड अप्रोच। तो कैपेबिलिटी बेस्ड अप्रोच क्या है कि भैया देखो हम फ्री का तुमको कुछ देंगे नहीं,
फ्री का तुमको एक ही चीज मिलेगा, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी होगी, तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, स्किल करा देंगे, उसके बाद तुम अपना समझ, बात समझ में। तो ये आज के डेट में जो एक अप्रोच है, और खास करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से लिंक कर लो इसको, कि एजुकेशन पे फोकस कीजिए, हेल्थ पे फोकस कीजिए, लिटरेसी को बढ़ाइए। ये जब बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे, ये आपका जीडीपी जो होगा, जो ग्रोथ होगा, उसमें ये पार्टिसिपेंट रहेंगे, रादर देन कि बस केवल केवल रिसिपिएंट के, अच्छा कुछ कमा के लाएगा तो हमको दे देगा। ठीक है, तो आप इसको इनको इनको ड्राइवर्स बनाइए। तो बात यहाँ पे आर्गुमेंट, अब ये आर्गुमेंट की कभी चर्चा ना डिटेल करोगे जब इस पे, तब मजा आएगा, ऐसे तो थोड़ा जल्दी जल्दी लेके निकलना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद मोर देन 34.7 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड्स, ये आपका चला। और साथ ही साथ अभी तो नए वाले बजट में कर भी दिया था ना, जो 70 साल से ऊपर के हैं उनको सबको जो है वो 5 लाख का फ्री मिल जाएगा, कोई भी हो। ठीक है, तो उनको आयुष्मान जो है कार्ड आपका मिल गया, 5 लाख तक की इंश्योरेंस कवरेज अभी भी इसमें। हम्म, बड़े लोग, हाँ तो क्या दिक्कत है, नहीं अब यहाँ पे यही बात ही आती है। अब यहाँ पे बात यही आती है, देखो बड़े लोगों में जैसे एक चीज ही माना गया भारत में, जब वल्नरेबल क्लास को पढ़ोगे, सोसाइटी की पढ़ाई करोगे, सोसाइटी में पढ़ोगे, तो सोसाइटी में जब हम वल्नरेबल सेक्शन की बात करते हैं, वल्नरेबल सेक्शन की जब आप बात करते हो, इसमें एल्डरली पॉपुलेशन को ही डाल दिया जाता है, पूरा का पूरा, पूरे के पूरे एल्डरली वल्नरेबल। जैसे वही लॉजिक है रिजर्वेशन वाली, कि रिजर्वेशन कोई नहीं कहता गलत है, नहीं भाई, ऑब्वियसली जो नहीं मिला है जिनको, उनको मिलना चाहिए थोड़ा सा, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। दिक्कत कहां आती है कि अच्छा इस रिजर्वेशन के चक्कर में जो कुछ डिजर्व नहीं करते थे वो भी चले गए, उनको भी मिल रहा है। यही है एल्डरली वाले में लॉजिक, आपने सबको दे दिया ठीक है, बट हो सकता है उसमें 2-4-5% ऐसे लोग भी हो जो डिजर्व नहीं करेंगे, जिनके पास पैसा था, सब कुछ था, बट वो लेंगे भी नहीं। आप सोचो ना, उनको काहे के लिए लेंगे, थोड़ी आपका कुछ इंपैनल हॉस्पिटल में जाएंगे, 40-40 में इलाज कराएंगे। ठीक है, बात ये है। लेकिन हाँ चलो, अब आप इसमें आपने सीधा बोल दिया वल्नरेबल, जैसे वीमेन के लिए होगा तो वीमेन के क्लास ही मान लिया गया है। तो यहाँ पे इसीलिए होती है ना वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वर्टिकल रिजर्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो ये जो है ना, तो वर्टिकल रिजर्वेशन ये आपका आता है वर्टिकल रिजर्वेशन में। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, जनरल कैटेगरी, आप ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपका ऐसा वर्टिकल कॉलम बनता है। बट इसमें जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, तो वो उसका जो बनेगा रिजर्वेशन, वो पूरा का पूरा वर्टिकल बनेगा, वो चाहे वो जनरल से पीडब्ल्यूडी हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, उसका रिजर्वेशन वैसे लगेगा। तो दैट इज नोन एज द वर्टिकल रिजर्वेशन। हाँ जी, हाँ तो सब लेगा, क्यों नहीं लेगा, और बीमार पड़ेगा, अच्छा पैसा कहाँ मिलेगा, हाँ बिल्कुल लेगा। नहीं कुछ लोग अभी भी हम माने से, क्यों नहीं लेगा भाई, एकदम लेगा, कोई नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, ऐसे ही जो है आप, अरे कुछ कुछ कभी कभी लगता है, जैसे उस समय हुआ था कि आप जो है गैस वाली सब्सिडी छोड़ दो, तो काफी लोगों ने छोड़ा था उसका। ठीक है, तो कुछ कुछ जो है लग सकता है कि हाँ कुछ लोगों में लगता हो कि नहीं लेना चाहिए, बट वो नंबर ऑब्वियसली बहुत कम है, और भारत में तो और कम है। चलो अच्छा, इसके बाद दो इनिशिएटिव आपका ध्यान रखेंगे, पोषण भी, पढ़ाई भी। इसका इसलिए चर्चा है कि दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिवर्सल हाई क्वालिटी प्री स्कूल नेटवर्क एट आंगनवाड़ी सेंटर। इसके थ्रू तो आंगनवाड़ी सेंटर, बच्चे 6 साल से कम जाइए, वहां पढ़िए भी, खाना भी मिलेगा, चावल दाल और खिचड़ी मिलता है साथ में। ठीक है, तो वहां पे जो मिलता है, तो ये जो आपका स्कीम चल रहा है पोषण भी पढ़ाई भी, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट है, यूनिवर्सल है। अब देखो वही बात, यूनिवर्सल, अब यूनिवर्सल है, तुमको लगता है कि जाएंगे जिनके पास पैसा होगा वो बच्चे को भेजेंगे, नहीं तुम जाओ बेटा खिचड़ी खा के आओ, दे विल नॉट सेंड। ठीक है, अब इन्होंने कह दिया है ऑब्वियसली हाई क्वालिटी प्री स्कूल नेटवर्क, अब कितना हाई क्वालिटी है ये हमसे छुपा तो नहीं है। ठीक है, बट चलो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ लॉजिक ऑब्वियसली हर जगह एक ही नहीं लगेगा, आपको गोल पोस्ट चेंज करना पड़ेगा वहां पे। अच्छा, इसके बाद एक इनिशिएटिव का ध्यान रखना है, विद्यांजलि इनिशिएटिव। विद्यांजलि इनिशिएटिव समझते हो क्या है ये, एनीवन नाम सुना इसका? तो यहाँ पे वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन, जैसे मुझे किसी बच्चे को मतलब है कि आज स्कूल में मैं खाना खिला दूं, तो मैं कर दूं। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, विद्यांजलि, विद्या की अंजलि देना। ठीक है, या मुझे लगा कि चलो मैं कुछ नहीं कर सकता, पैसा नहीं है मेरे पास, मैं जाके आज बच्चों को कुछ सिखा दूं, कुछ पढ़ा दूं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द विद्यांजलि इनिशिएटिव। आप उसके उसके लाइफ में, बच्चों के लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और वो वॉलंटरी है, आप पे कोई दबाव नहीं है, बट आप वॉलंटरी। तो मान लो मेरे घर में आज बारात आ रही है, तो मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि ये सब कुछ बनने के बाद बच्चों का भी खाना जो है आज मेरे पास ही है। तो ये हो गया ना कि इनिशिएटिव, थोड़ा सा बच्चों को सपोर्ट करो, उनको भी मन लग गया कि चलो भाई आज पूरी खाने मिलेगा।
ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस इज गोइंग थ्रू। साथ ही साथ कम्युनिटी एंगेजमेंट भी इनका बन जाएगा गांव के लोगों को, तो उनको भी पता चलेगा कि मेरे स्कूल में चल क्या रहा है। तो दिस इज व्हाट द विद्यांजलि इनिशिएटिव। दिस इज अगेन आपका काफी इसकी चर्चा हुई अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसकी हेल्प करी। इसके बाद अगर बात करोगे रैपिड प्रोग्रेस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भारत में पेटेंट्स ग्रांटेड की बात करोगे तो भारत में पेटेंट्स का नंबर जो है वो बढ़ रहा है। जो आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वाइपो, ये कह रहे हैं कि भारत में जो आपका पेटेंट्स का इकोसिस्टम है इट इज ग्रोइंग। भारत 5वें और 6ठे नंबर तक पहुंच गया है। तो आपसे ज्यादा पेटेंट्स जो है अब गिने चुने कंट्रीज में बन रहे हैं, दैट इज द यूएसए, चाइना और जापान एंड साउथ कोरिया। ठीक है, दीज आर द 4 कंट्री जो आपसे ऊपर में है, बाकी आपका बढ़ रहा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो पेटेंट्स ग्रांट होती हैं, तो इन पेटेंट्स ग्रांट में नाउ मोर देन 50%, नॉट ग्रांट्स में, पेटेंट एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन लगती है पेटेंट्स की, तो नाउ मोर देन 50% आर इंडियंस। सुन, ये है क्या, इन्होंने ये कहा कि मान लो देखो पेटेंट पहली चीज टेरिटोरियल चीज है, यानी हर कंट्री अलग तरीके से अपने तरीके से पेटेंट देती है, कंट्री का बेस्ट पेटेंट होता है। अब यहाँ पे ये इन्होंने कहा कि पेटेंट में 2 चीजें हैं, एक एप्लीकेशन और दूसरा अप्रूवल। अगर एप्लीकेशन की बात करोगे तो एप्लीकेशन लगाने वालों में कितने इंडियंस हैं और कितने फॉरेनर्स हैं। जैसे अब कंपनी है, मतलब सैमसंग ने कुछ बनाया तो भारत उस पेटेंट के लिए अप्लाई करेगी, तो वो इंडियन पेटेंट नहीं हुआ ना, वो तो फॉरेन का पेटेंट हुआ, वो हुआ इंडिया में बस। तो अगर ओवरऑल पेटेंट्स की बात करोगे तो पहले क्या था कि आपका मेजर जो चंक था, ऑलमोस्ट 70% तक जो चंक हुआ करता था, वो फॉरेन पेटेंट्स के लिए अप्लाई करते थे एप्लीकेशन, इंडियंस तो अप्लाई ही नहीं करते थे। बट नाउ दिस नंबर इज इंप्रूविंग। 2024 का आपको ये बता दो, मतलब 2023-24 वाला जो डेटा बताता है वो ये बताता है कि नाउ इंडियंस, मोर नंबर ऑफ इंडियंस आर अप्लाइंग फॉर द पेटेंट, यानी 50% वो नंबर बढ़ गया है। तो अगर 100 पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल होता है, उसमें से इंडियंस 52 हो रहे हैं और 48 जो है फॉरेनर हो रहे हैं। दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन। लेकिन अब हमारे यहाँ एक तो है कि पेटेंट जो अप्रूव करने वाले लोग हैं वो कम है, जो उसको स्टडी करके ये करेंगे। हमारे यहाँ अपनी बोटलनेक से लोगों को जानकारी नहीं है। इन सब की वजह से अभी भी जो पेटेंट ग्रांट हो रहा है, वो पेटेंट ग्रांट में 3/4 जो है आपके फॉरेनर्स हैं। यानी कि अगर 100 पेटेंट दिए गए आपको भारत में, तो 100 पेटेंट में 76 पेटेंट, 76% जो है, दिस इज गोइंग टू फॉरेनर्स। एंड फॉरेनर्स मतलब वही कंपनीज भी हो सकती है, इसमें फर्म्स भी हो सकती हैं या बाहर के लोग। Only 24% patents are being getted by Indians. भारत के लोगों को बस 24% मिल रहा है। Now compare this number 76% to China. चाइना में फॉरेनर्स को जस्ट 11% पेटेंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेटेंट इकोसिस्टम हमारा ऑब्वियसली R&D इंप्रूव कर रहा है, बट क्या हम लोकल लेवल पे अपने लोग हमारे इंप्रूव हो पा रहे हैं कि नहीं? ऑब्वियसली कर रहे हैं, बट इस रेट से बाकी लोगों के मुकाबले कैसा कर रहे हैं? भारत में अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च की बात करोगे एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो ये आपका डिक्लाइन हो रहा है, 0.8 से नीचे आ रहा है। तो पहले आपका जितना प्रदेश में पैसा आता था, आप उसका ऑलमोस्ट 0.8% कम से कम आप खर्च करते थे इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड, बट नाउ दिस नंबर इज अराउंड 0.65। वही तो बात है ना कि आप नहीं बढ़ाओगे जब तक इसको। और अगर वर्ल्ड एवरेज की भी बात करोगे, छोड़ दो साउथ कोरिया की और चाइना की बात, इवन वर्ल्ड एवरेज आपका 2.5% है। आप वर्ल्ड एवरेज से कितना नीचे हो, जस्ट बताइए। अच्छा, इसके अलावा पीएम आवास ग्रामीण 2.5 करोड़ 3 करोड़ घर बने, ऑब्वियसली मेजर जो है 15.5 लाख किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन, ये ग्राम सड़क योजना। रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तुम जो है बोल सकते हो कि भारत की जो तरक्की है वो अलग लेवल पे चल रही है। ठीक है, और कुछ हो ना हो, सड़क तो हम बना ही रहे हैं और बहुत तेजी से बना रहे हैं। ठीक है, तो ग्राम सड़क योजना, नया ग्राम सड़क योजना 4.0 भी लॉन्च हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे नाउ दे आर सेइंग कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, तो 6% के आसपास हो गया था, तो 3.2% तक आ रहा है आपका। इसमें भी जो आपका अर्बन में, क्वार्टरली अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई, अर्बन एरियाज में 15 साल या उससे ज्यादा के जो लोग हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट और भी डिक्लाइन हो रही। ठीक है, यानी कि पहले हो गया था कि यंग लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, तो नाउ देयर सेइंग कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर रहा है। अब ये गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है, ऑब्वियसली कंटेस्ट डेटा है। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे तो अभी भी ये गवर्नमेंट का खुद का एग्री करना है कि मोर देन 45% कहां पे है आज भी आपके
एग्रीकल्चर सेक्टर में है। करीब करीब 28% 29% जो है ये आपके सर्विसेज में है, 13% कंस्ट्रक्शन में है। तो ध्यान रखना कंस्ट्रक्शन का भी बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत मेजर चंक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती है एमएसएमई और ये सब करके, बट कंस्ट्रक्शन का लेवल देखोगे तो एग्रीकल्चर के बाद अगर सिंपल वन ऑफ द लार्जेस्ट है तो दैट इज द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अब वो चाहे रोड कंस्ट्रक्शन जाए या घर कंस्ट्रक्शन जाए, वो सारे कंस्ट्रक्शन में जाएगा, ठीक है, या नाला नाली बना रहे हो। तो आप एक बेसिक आइडिया 45% तो आपका चला गया। उसके अलावा 11-12% आपका मैन्युफैक्चरिंग में है, बट मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा लोग कहाँ इन्वॉल्व हैं? आपके कंस्ट्रक्शन के लिए। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि अच्छा कंस्ट्रक्शन हो जाने दो एक बार, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी नहीं पता, बट अभी के लिए जो है, तो अभी के लिए जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज्यादा लोग इंप्लॉयड कहाँ पे हैं? वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर। देखो यही सब छोटे छोटे डेटा पीस करने होते हैं, ये स्टेटमेंट बन जाते हैं कहीं पे। अच्छा, इसके बाद वही यूथ वाली बात करी, 15 से 29 वालों की बात करोगे तो इनका भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये गिरता हुआ दिख रहा है आपका। ये एक भारत के लिए अच्छा साइन दिख रहा है। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इंप्लॉइंग मोर देन 100 वर्कर्स सॉ 11.8% इंक्रीज। एक इकोनॉमिक सर्वे में आज से 3 साल या 4 साल पहले उसने एक डेटा दिया था, दे टॉक अबाउट द ड्वार्फ एमएसएमई। जैसे एमएसएमईज को बहुत सारी छूट मिलती, ठीक है, एमएसएमई को छूट मिलती है कि जब तक वो अपने आप को एमएसएमई दिखाएगा या फिर मान लो 100 से कम अपना एम्प्लॉयमेंट रखा हुआ है, अपने वर्कफोर्स रखा हुआ है, तो उनको टैक्सेशन पे लेकर के, रेंट पे लेकर के बहुत सारी मतलब आपको जो क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है उसमें बहुत सारी जगहों पे उनको छूट मिली रहती है। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये आर्ग्यू किया था कि भाई ये तो फर्म फिर बड़े ही नहीं होंगे, इनको लगेगा कि अगर हम अपने से अपना साइज बढ़ा लें तो फिर हमको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, हमको ज्यादा रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, तो हम क्यों अपना साइज बढ़ाएं। और इस वजह से हमने पैसे इनको छूट इसलिए दी थी ताकि इनका ग्रोथ हो जाए, बट इसका असर क्या हुआ कि अपना साइज को बढ़ा ही नहीं रहे। तो भारत में जो मेजर चंक था वो ऐसे आपका कंपनीज का था जहां पे कि वर्कफोर्स जो है वो 100 लोगों से कम रखे हुए हैं, ताकि उन पर रेगुलेशन ना लगे, लेबर लॉज ना लगे, बहुत सारे उनको छूट मिली रहेगी। और इसके वजह से जो आपके एमएसएमईज हैं ये क्या हो जा रहे हैं? ड्वार्फ हो रहे हैं। मतलब इनका एज तो ज्यादा है ये 20 साल से बने हुए, बट 20 साल से अभी भी ये क्या है, तो 80 के पहले 80 एम्प्लॉय करते थे, अभी भी 90 ही करते, जबकि 20 साल में इनको जितना छूट मिला उस हिसाब से ये ग्रो करके कम से कम 80 से 800 पे चले जाना चाहिए, बट दे आर डेलिबरेटली नॉट ग्रोइंग, ताकि ज्यादा ग्रो कर जाएंगे तो फिर हमको रेगुलेशन फॉलो कर। तो इसके इसीलिए वहां पे इकोनॉमिक सर्वे ने एक आर्गुमेंट दिया था कि इनके लिए सनसेट क्लॉज ले आइए, यानी आपको जो ये चीजें मिलेंगी, जो भी छूट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ये कुछ सालों के लिए मिलेगा, 3 साल 4 साल 5 साल मिलेगा, ग्रो कर गए तो कर गए, तो फिर जो है तुम अपना बोरिया बिस्तर समेट के निकलो। बात समझ में आ रही है? या फिर एक्स्ट्रा पैसा दो, जो सब लोग दे रहे हैं फॉलो करो, वही फॉलो करो, तो कम से कम इनको ये लगेगा ना कि भाई नहीं भी ग्रो करूंगा पैसा तो मुझे देना ही है, तो क्यों ना ग्रो कर लेते हैं। तो ये एक आर्गुमेंट जो है। मिनिस्ट्री तो आपका है एमएसएमई, अलग ही मिनिस्ट्री है पूरी। और कोई रेगुलेट करता है कि नहीं, बताता होता है नहीं, वो तो बाकी, अब जैसे फाइनेंस उसके रेगुलेट करेगा तो ऑब्वियसली वो आपका आरबीआई देख रहा है उसके फाइनेंसेस को लेकर के, उसके रिस्ट्रिक्शन इंपोर्ट वगैरह, तो अलग अलग सेक्टर ही है ना, वैसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई रेगुलेटर नहीं है अलग से। ऐसे कॉर्पोरेट के लिए मान लो बॉन्ड वगैरह इशू करना है तो सेबी देख रही है, तो बट एक ही सेक्टर देख रही है ना बॉन्ड्स वगैरह के इशू करने का, तो अगर कोई एमएसएमई बॉन्ड इशू करे तो देख लेगी, लेकिन ऐसे केवल एमएसएमई सेक्टर को देखने वाला कोई रेगुलेटर नहीं है। अब ये सब मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। गिग वर्कफोर्स जो है दिस इज बीइंग एक्सपेक्टेड टू ग्रो 2.35 करोड़, ठीक है। तो गिग वर्कर्स किसको कहते हैं? गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, यही आपका कोई ओला चला रहा है, कोई उबर चला रहा है, कोई स्विगी बेच रहा है, कोई डोमिनोज बेच रहा है, या मैं ही मान लो फ्रीलांसिंग में कुछ जॉब कर रहा हूं, तो दैट इज ऑल दैट एवरीवन बिकम गिग वर्कर्स, ठीक है। हम कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं है, हम कंपनी के एज ए पार्टनर्स हैं, ठीक है। वो पार्टनर के नाम पे बेवकूफ बनाते रहते हैं कि पार्टनर पार्टनर बोल करके लेकिन देखना जोमेटो को या स्विगी वाले जो उनका अकाउंट होगा ना, कभी चेक करना, विल से हेलो पार्टनर, ठीक है। तो हेलो पार्टनर बोलता है, पार्टनर बने, इतनी बड़ी कंपनी उसका पार्टनर इतना छोटा, तो गिग वर्कफोर्स जो है भारत, हाँ तो कारण है ना, कंपनीज पे लाइबिलिटी नहीं आता, कंपनीज पे लाइबिलिटी नहीं आता, ना इंश्योरेंस देने का है, ना छुट्टी का कुछ पैसा देने का। मान लो कंपनी में काम करोगे तो तुम्हारे कुछ वीकडेज मिलेंगे, तुमको मतलब हॉलीडे मिलेगा, वो वहां पे प्लेटफॉर्म में देना नहीं पड़ता उनको, तो उनका कॉस्ट कटिंग हो गया, ठीक है। किसी तरीके का पीएफ देना नहीं है, वो बच गया उनका। तो ये है। अब इसके अपने आर्गुमेंट है कि गिग वर्कर्स क्या होना चाहिए, अच्छा है बुरा है वो अलग बात है, ठीक है। वो कुछ फील्ड में अच्छा भी है, अब किसी को है कि मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
मन करेगा तो काम करूंगा, नहीं मन करेगा नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये भी चीज है। औरतों को ज्यादा फायदा हुआ इसमें, लड़कियों को, औरतों को, जैसे आईटी सेक्टर वगैरह में तो गिग वर्कफोर्स चल रहा है। ठीक है, मेरा एक प्रोजेक्ट ले लो, कर दो, तुमको पैसा दो, दे दूंगा। तो सिंपल सी बात है, तो उनको लगता है कि चलो घर से बैठे बैठे भी कर सकते हैं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, या जॉब जब मन करेगा जब करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो गिग वर्कफोर्स का कुछ ये फायदा भी है, बट कुछ ना कुछ आपको नुकसान भी। तो ये जो है ये बढ़ता हुआ, नीति आयोग ने इसके लिए रोड मैप दिया है, एक डॉक्यूमेंट पेपर पब्लिश करा था कि कैसे इनको बेहतर किया जाए। ठीक है, क्योंकि इनका एक्सप्लॉइटेशन जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है कई क्षेत्रों पे। अब जितना जैसे ग्रोफर्स हो गया, ये हो गया कि भाई 10 मिनट में डिलीवरी। ठीक है, ये कंपनीज को आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा। ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में जो है ना, ये बहुत ज्यादा मतलब एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। तो ये इशू है। आने वाले टाइम में ऑब्वियसली गिग वर्कफोर्स एक आपका हॉट सब्जेक्ट बना रहेगा, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास जब पहुंचे गिग वर्कफोर्स में, तो ऑब्वियसली एक बड़ा सा चंक होगा ये। तो गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक है, पहले तो डेफिनेशन ही क्लियर नहीं कि आप किसको कहोगे, गिग वर्कर किसको किसको कहोगे। ठीक है, अच्छा, एक जो ये डेटा है वो जो सबसे काम की डेटा है, वो है कि भारत को अगले 2030 तक, मैंने मतलब कि 2030 से 2035 तक हर साल करीब करीब 90 लाख जॉब्स जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, जो वर्कफोर्स आपकी इंटर कर रही है। और जो आपका जॉब्स क्रिएट हो रही है वो नंबर 50 लाख से कम है। ठीक है, 30-35 लाख के आसपास है। तो अगर आप नहीं क्रिएट करोगे ये नंबर ऑफ जॉब्स, जस्ट इमेजिन कि क्या कैटास्ट्रॉफ आपका आ जाएगा। इसीलिए आपका इकोनॉमी का ग्रो करना भी जरूरी है। लेकिन बात यही है कि आपकी इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, लेकिन जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं उस रेट से। ठीक है, तो आपकी कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी बन रही है रादर देन लेबर बेस्ड इकोनॉमी बन रही है। तो ये एक सवाल जो है आपका है, और ये कहां से, एनुअली अनटिन इन द नॉन फार्म सेक्टर। अब ये नहीं बोलता कि खेती में करा देंगे तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो आपको हर साल 80 लाख, करीब करीब 80 लाख जॉब्स भारत में हर साल बनेंगे। अब दिक्कत यही है कि भारत में देखो, ये इसको लेकर के आर्गुमेंट ये दिया गया ना कि भारत में जो फोकस जो हमारा शुरू से रहा वो कैपिटल बेस्ड इन्वेस्टमेंट पे रहा, और कैपिटल बेस्ड इन्वेस्टमेंट पे रहा तो इसलिए आपका जॉब क्रिएट नहीं हुआ। आप सब्सिडी देते चले गए तो कैपिटल को फायदा होता गया, जॉब तो क्रिएट ही नहीं हुआ। अभी भी वही चल रहा है आपका। ठीक है, और जॉब आप कहां से क्रिएट कराओगे, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज किसी के लिए आने वाले अगले 10-15 साल कोई भी देश की सत्ता संभाले उसके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आप कहां से इसको मैनेज करोगे? गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब कितने ही दे दोगे भाई तुम, गवर्नमेंट सेक्टर में कितना तुम जॉब क्रिएट करा दोगे? इसके अलावा जो एल्डरली पॉपुलेशन है, इसका नंबर भी आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2040 तक ये काफी अच्छा खासा पॉपुलेशन इनका हो जाएगा, 25% के आसपास जो है आपकी एल्डरली पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ऑब्वियसली आपको उनका ध्यान रखने वाले लोग भी चाहिए, और यहीं से आएगा आपका डिपेंडेंसी रेशियो, एक टर्म आता है भारत में। धीरे धीरे डिपेंडेंसी रेशियो अभी तो नहीं, बट 2040 के बाद बढ़नी शुरू होगी। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब यह है कि घर में कितने कमाने वाले हैं और कितने खाने वाले हैं। ठीक है, यानी कितना शेयर ऑफ पॉपुलेशन आपका वर्किंग एज में है और कितना शेयर ऑफ पॉपुलेशन आपका बूढ़े प्लस बच्चे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आपकी वर्किंग एज की पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या होगी, कम होगी। नहीं, 4 लोग कमाने वाले हो और एक बूढ़े माँ बाप हो तो ऑब्वियसली 2 ही डिपेंडेंसी कम हो गई। लेकिन एक ही बेटा हो, 2 बूढ़े माँ बाप हो, एक दो बच्चा भी हो जाए, तो वो डिपेंडेंसी रेशियो क्या हो गया आपका, बढ़ गया। ठीक है, तो डिपेंडेंसी रेशियो जब कम होती है किसी इकोनॉमी में तो उसका ग्रोथ का चांसेस बेहतर होते हैं। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की आप बात करते हो उससे रिलेट हो जाता है ये डिपेंडेंसी रेशियो। तो डेमोग्राफी जब आपकी अच्छी होगी, यानी यंगेज पॉपुलेशन बढ़िया होगा, तो आपका जो है डिपेंडेंसी रेशियो कम होगा। डिपेंडेंसी रेशियो कम होगा तो उसकी सेविंग्स बढ़ेगी तो उसका जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर होगा। लेकिन अगर डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ा, वर्कफोर्स आपका कम हुआ, उस चक्कर में क्या होगा, आपका पैसा बचेगा ही नहीं, आपके पास बचत नहीं होगी। इसके अलावा इनको ने एक ये आइडिया दिया है कि डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, अगर गवर्नमेंट खुद से पैसा खर्च करे डायरेक्टली मार्केट में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट या इन तौरों पे, तो अगर आप जो है इक्विवेलेंट टू 2% ऑफ जीडीपी, भारत अगर इतना पैसा खर्च करती है डिफरेंट सेक्टर्स में, तो इसमें क्षमता है करीब करीब 11 मिलियन जॉब्स को जनरेट करने की। बट 11 मिलियन जॉब्स में क्या ही होगा? इनके सिंपल से कहना ये था कि अगर 2% हर साल आपका जो जीडीपी है उसका 2% आप खर्च कीजिए पब्लिक मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो आप करीब करीब जो जॉब वाली समस्या है आपकी, उसमें क्षमता है कि करीब करीब 11 मिलियन जॉब्स। तो आपकी रिक्वायरमेंट है 80 लाख की, आप क्रिएट कर लोगे 1 करोड़ से ज्यादा जॉब्स जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो। इनका कहना है कि आप वही पब्लिक इन्वेस्टमेंट में क्या करो, कुछ नए संस्थान खोलिए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए। गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर से नहीं होगा, केवल आपको भी पूछ देना पड़ेगा। तो दैट्स द बेसिक आइडिया। जो पैसा आप बैठे हुए हो कि मैं सब कुछ बना देता हूं और कंपनी आके खोल देगी, तो वो नहीं, आपको भी साथ साथ करना पड़ेगा, वो कम्पीट करना पड़ेगा उस सेक्टर में। और इसमें से दे टॉक अबाउट कि 70% इसमें से वीमेन के लिए जनरेट हो सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर
एंड फूड मैनेजमेंट में इन्होंने बात करा कि टोटल क्रेडिट डिस्बर्स्ड, कितना लोन दिया गया किसानों को टू एग्रीकल्चर, मतलब ना केवल किसानों को, दैट इज द 22.84 लाख करोड़। तो 23 लाख करोड़ का लोन जो है वो अभी तक दिया जा चुका है। 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। ठीक है, अब इसके अलावा करीब करीब 90 लाख हेक्टेयर जो है आपके यहाँ वो कवर हो चुकी है अंडर द माइक्रो इरिगेशन। तो माइक्रो इरिगेशन पे बढ़ाने की बात ऑब्वियसली चल रही थी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप आपका स्कीम जो है 2014-15 से ही चल रहा है, तो उस समय से ही। बट यहाँ पे ये माइक्रो इरिगेशन जो है आपका बढ़ता हुआ 90 लाख हेक्टेयर, तो इसका फायदा ये होगा कि पानी का वेस्टेज जो है वो आपका कम होता चला जाएगा। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने दिया है, इसको टाइम नहीं मिला मैं इसको कैसे एनालाइज करूं अभी के लिए। इन्होंने ये कहा कि एवरी रुपी इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, देयर इज ए पे ऑफ रुपीज 13.85, यानी अगर आप एग्रीकल्चरल रिसर्च पे लगाते हो पैसा 1 रुपए, तो आपको रिटर्न कितने देगा? 14 रुपए का रिटर्न देगा, मतलब 14 गुना हो सकता है, बट इसका मतलब रोड में बहुत क्लियर नहीं दिया इन्होंने। तो ऑब्वियसली वो तो ये रहता है कि आप कम है। हाँ, तकनीकी बताए कैसे ये ऑब्वियसली बात वही है कि आप हाई यील्डिंग वेराइटीज पे काम करो, आप जो है थोड़ा बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस पे करो, कि मान लो कि मौसम वगैरह की जानकारी आप पहले से दे दे, तो ये सब आपको रास्ते दिख रहे हैं। बट अगेन इसका एक रोड मैप जो है ना देना, जिसको तैयार करके देना चाहिए, वो अभी तक मतलब ये देने में उस तरीके का कोई डायरेक्ट अच्छा ये नहीं किसी ने प्रेजेंट किया हुआ है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट आपका ऑब्वियसली 9.5, कहीं पे 9.9। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना, भारत का जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम याद रखना, बाय वैल्यू आओगे तो 10 के नीचे चले जाओगे। ठीक है, तो इतना पॉपुलेशन है, इतना हमारा प्रोडक्शन भी होता है, तो हम सस्ते दवाइयां बनाते हैं, तो वॉल्यूम का ही हमारा ट्रेड जो है वो ज्यादा होगा। बाय वैल्यू जो है दिस इज अराउंड 50 बिलियन गया है, बट दिस इज अगेन ये छोटा सा बात नहीं है, 50 बिलियन से ज्यादा होना ये अपने आप में ये एक आपका एक सेक्टर की बात हो रही है फार्मास्यूटिकल की। तो फार्मास्यूटिकल में आपका ग्रोथ जो है वो काफी अच्छा है, बट ध्यान रखना अगेन थर्ड लार्जेस्ट इन वॉल्यूम नॉट बाय वैल्यू। ठीक है, पैसे के मामले में हम बहुत पीछे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आप क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर हो। ठीक है, कपड़ा बनाने वाले पहला नंबर पे, हाँ यही आ जाता है, चाइना आ जाता है कभी कभी, बांग्लादेश एक्सपोर्टर में है। ठीक है, नहीं एक्सपोर्टर नहीं, यहाँ पे बनने की बात हो रही है। ठीक है, अब बन रहा है तो उसमें से आधा से ज्यादा तो हम ही पहन जा रहे हैं। ठीक है, हमारा भी तो भाई पॉपुलेशन इतना है, तो लेकिन हालांकि क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर है वन ऑफ द टॉप 5 एक्सपोर्टिंग नेशंस जरूर, यानी 5 नंबर पे है। ठीक है, एक्सपोर्ट की बात करोगे तो एक्सपोर्ट हमसे ज्यादा चाइना है, हम ज्यादा बांग्लादेश है, वियतनाम एक और कोई कंट्री है। ठीक है, तो हम लोग जो है 5वें नंबर पे, कभी चौथे नंबर पे भी आ जाते हैं किसी किसी साल में। तो प्रोडक्शन में हम दूसरे नंबर पे हैं, बनाने में, बट उसका एक बहुत बड़ा चंक जो है हमारी खुद की जरूरतों के लिए भी चला जाता है, सरप्लस बहुत कम हो रहा है। यही तो बात है ना कि भैया आपका खुद का मार्केट इतना बड़ा है कि अगर आप उसी को सही से टैप कर लो तो आपका काम हो जाए। ठीक है, आपको बाहर से डिपेंडेंसी कम कर दो, बाहर से इंपोर्ट ही ना करना पड़े, तो फिर आपका काम जो है ऐसे ही चलेगा। आपका ड्राइवर जो है मतलब आपका जो इनर डिमांड है, कंट्री की डिमांड है, वही आपका ड्राइव कर देगी। हाँ वही है, नहीं तो फिर कहेंगे कि ये काम करते हैं, रशिया वाला मॉडल लेके चले आते हैं। ठीक है, जो सोवियत रूस का मॉडल था कि सब गवर्नमेंट ही बनाएगी और सब गवर्नमेंट ही बेचेगी, तो फिर उसमें भी दिक्कत हो जाएगी, अब कितना करोगे। अब दिक्कत यही ना कि इसको कौन करता है, इसको करती है आपकी जो गवर्नमेंट बेस्ड पीएसयूज हैं। अब पीएसयूज में कुछ पीएसयूज को छोड़ दो तो बाकी लोगों का आपको हाल पता ही। ठीक है, मान लो ओएजीसी हो गया, बीएसएनएल का पता ही है सबको क्या चल रहा है। तो मान लो अब टेलीकॉम की ही बात करते हैं कि भाई हम खुद ही करते हैं, अपने लोगों को ये करेंगे, बाहर क्यों वोडाफोन और आइडिया जो है बाहर से पैसा, हमारे यहाँ का पैसा बाहर लेकर जाएंगे। तो बीएसएनएल का तुमको पता ही है, कस्टमर सर्विस जाओगे तो 4 बार बोलेगा आधार कार्ड लेके आओ। कटाने के लिए चलो उसको काटना है तो उसको लॉस हो जा रहा है, लेने के लिए 3 महीना लग जाता है। मुझे वही अरे मैं घर पे था बीच में, उस टाइम में तो मैं सोचा कि चलो वाईफाई लगवा लेता हूँ, मतलब थोड़ा दिक्कत था, तो वहां पे पता चला कि बीएसएनएल का अच्छा मिलता है।
मैं 3-4 दिन दौड़ दौड़ के गया, मेरा दिन भर मतलब 3-3 4-4 घंटे इन्होंने लॉस कराया। ठीक है, वो अलग ही उनका ड्रामा चल रहा है। अब क्या करूं यार, लूं कि ना लूं। और एयरटेल वाले को जस्ट मैं सर्च ही कर रहा था कि मेरे इलाके में है कि नहीं। उसने नंबर लिया, वो आ गया चुपचाप सीधा घर, भैया लगा देते हैं, हम लगा ही देते हैं। तो मैंने बोला ये कौन बीएसएनएल के पैर पकड़ता रहे भाई बैठ के चल के। तो अब यही वो प्राइवेट है, उनको काम करना पड़ेगा तो मुझे पैसा मिलेगा। बात वही है, बात घूम फिर के वही है। और गवर्नमेंट वाले में पड़े रहेंगे। उसको दिख रहा है ना कि भाई नहीं लगाऊंगा दिन भर के इतने कनेक्शन तो आज का मेरा बजट नहीं बनेगा, तो उसको टारगेट फिल करना है। अब वहां पे है कि आप परे हैं, नाश्ता करेंगे, पहले नाश्ता खाना खाएंगे, आएंगे तो बाद में आपको देंगे। ठीक है, वही डिफरेंस है ना। तो आपका आप कर भी दो कि नहीं, हम खुद ही डिवाइस वाइस को बंद कराओ, हम ही कपड़ा बनाएंगे। तो यही देखो, तो घूम फिर के चर्चा तो वही है ना कि ना ये बेहतर है ना ये बेहतर है, आपको कहीं ना कहीं बीच में खोजना पड़ेगा कि मैं लाइन कहाँ पे ड्रॉ करूं, और यही समस्या है। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लोग तो नहीं सही होंगे, नेचर जो है आपका। और देखो नहीं हमारे यहाँ नहीं हमारे यहाँ एक समस्या पता है क्या है, हम रहे गुलाम 200 साल, ब्रिटिशर्स ने हमको जम के काम कराया। अब जब आपकी खुद की सरकार आई, आपको लगा अब हम ही मालिक हैं तो हमको काम ही क्यों करें। तो है ना ये, लेकिन माइंडसेट नहीं आ रहा है ना ये। अच्छा चलो, इसके बाद जो है भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, अगेन ये काफी अच्छा इंप्रूव होता हुआ आपको दिख रहा है। वर्ल्ड का 3.7%, आज से 5 साल पहले जो है आप 1% के आसपास थे, नाउ इट इज इंप्रूविंग। ठीक है, आपका केवल वर्ल्ड में जो आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से इंपोर्ट करता है वो 80 बिलियन से ऊपर का है। तो अगर ये आपका बढ़ेगा, आप धीरे धीरे एक्सपोर्ट की ओर जा रहे हो, तो फिर थोड़ा सा बेहतर होगा। पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, करीब करीब कहता है ये डेटा कि आपका 1.28 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है मई 2024 तक बिकॉज ऑफ पीएलआई ये खींच पाए। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या था, सिंपली कि आपका पर ईयर अगर आपका सेल्स ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट ज्यादा आप करते हो, तो गवर्नमेंट आपको कुछ क्या करेगी, सब्सिडी देगी डिफरेंट सेक्टर्स के थ्रू। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे इनका जो प्रोडक्शन या सेल है दैट इज 10.8 लाख करोड़ का हुआ है, दिस इज द इन्वेस्टमेंट, दिस इज द सेल, और साथ ही साथ जो जॉब्स क्रिएट करी है इसने 8.5 लाख। तो पीएलआई स्कीम का मतलब इनका यही था कि एक तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट करेंगे, हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और साथ ही साथ जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन करोगे, तो ऑब्वियसली जॉब भी क्रिएट करोगे। ठीक है, तो पीएलआई स्कीम कुछ सेक्टर में आपका अच्छा चल रहा है, जैसे कि मान लो आपका यही इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर की बात करो, तो बाकी सेक्टर्स में उतना नहीं अभी तक इंप्रूव हुआ है। आपका फार्मास्यूटिकल में अच्छा चला है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में अच्छा चल रहा है। मोबाइल वगैरह जो है हम अच्छा प्रोड्यूस अब करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, व्हीकल वगैरह में अभी उतना कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास व्हीकल बनती भी नहीं है। हमारे यहाँ जो व्हीकल्स बनती हैं दैट इज वो थोड़ा सा लो क्वालिटी की बनती है। हाँ, अब हमारे यहाँ जो बाइक बनेगी वो अफ्रीकन नेशन में बिक सकती है, बाकी किसी यूरोपियन नेशन में तो हमारे यहाँ की मोटरसाइकिल बिकेंगी नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ की जो कार्स भी होंगी वहीं बिकेंगी वहां पे एशियन। हाँ वही